25 साल पहले की बात है। मेरे गुरुजी ने अचानक यूं ही कुछ मेरे बारे में भविष्यवाणियां करी। मैं वहां जाके खड़ी हुई, एक किताब गिर गई बिल्कुल मेरे सामने, और मैंने कभी नाम भी नहीं उसका सुना था। मैंने कहा गिरी है तो कोई साइन होगा। मुझे ऐसा लगा कोई मुझे धक्का दे रहा है कि उठ। लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब ऐसे जोर से नहीं, प्यार से मुझे लिटरली धक्का कि उठ। जब हम साधना करते हैं, गुरु को याद करते हैं, परमात्मा को, अपने इष्ट देवी या देवता को, मैंने ये जाना कि वो कभी भी बेकार नहीं जाता। तो अचानक मैंने देखा कि हवा में जैसे एक बूढ़े से आदमी और एकदम से प्रकट हुए, अपने पाँव का अंगूठा वो यहाँ पे उन्होंने रखा और बस इन अंतर्धान हो गए। संत टाइप का एक फिगर, बॉडी तो तुम्हारी थी बट वो बैठे थे। एक मुझे जो विजन बहुत आता था वो एक कैथलिक नन का आता था। मुझे बहुत कनेक्शन फील होता था और मैं आंखों से भी आंसू निकलते थे मेरे। कभी मैं जीसस की फोटो देखती थी और मेरे मदर बाहर, और दूर दूर तक कोई भी नहीं था, कोई कार नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं था। और मैं रो रही हूँ, मेरे आंसू टप टप गिर रहे हैं कि, और मैं गुरुजी को याद कर रही हूँ। कहा महाराज जी हेल्प करो, मैंने ये तो सोचा ही नहीं मैं क्या करूँ। एक बहुत ही हेल्दी लुकिंग वाइट अमेरिकन, मतलब ऐसे ना, ऐसे लीन करके खड़ा है। अरे कोई मतलब नहीं बना और हमारी तरफ देख रहा है वो। और मैं देख रही हूँ ये 1 मिनट के अंदर आया कहाँ से, न आगे कार न पीछे कार। देखा वो बंदा है ही नहीं और मैं एकदम से भाग के गई और बाहर मैंने देखा ऊपर नीचे, मतलब वो तो पहले ही बिल्कुल खाली, ही वॉज गॉन। और जब मैं वापस आई तो फ्लाइट डिले हो गई थी, रात के 12 बज चुके थे। इतनी हजारों कारें हैं, मैं कहाँ ढूंढूं अपनी कार। अचानक से देखा गैराज के बिल्कुल दूसरी तरफ से एक जैसे यूनिफॉर्म्ड कोई बंदा आ रहा है। रितु दीदी, आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आपके 3 एपिसोड हमने देखे बैक टू बैक, और लोगों का जो है ना आपके प्रति प्रेम और आदर स्नेह इतना है कि मतलब मैं सच बताऊं, मेरा भी मन भाव विभोर हो जाता है। जब भी आपसे जुड़ती हूँ मैं इंतजार करती हूँ कि जल्दी आपसे जुड़ूं और गुरु जी की कृपा की और भी वर्षा हम सब पर होती जाए। और जो आपके जीवन के जो अद्भुत अनुभव हैं, एक्चुअली ऐसे अनुभव बहुत चुनिंदा लोगों को मिलते हैं। जैसे आप अगर जाएंगे और अपने पिछले 3 पॉडकास्ट के आप कमेंट सेक्शन को केवल पढ़िए, आप देखिए उसमें इतने इतने प्यारे कमेंट्स आए हैं। किसी ने आपको कहा है कि कई जन्मों की साध्वी का हम चरण वंदन करते हैं, नमन करते हैं। मतलब इस तरीके की आपके लिए जो लोगों के मन में जो एक भाव आया है ना, जो इज्जत है ना, वो वाकई में आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। जो आप के जो वाणी से निकलती है, आपकी पूरी जो आपका ऑरा है, आपकी जो फेस है, स्माइल है, सब कुछ में इतनी प्योरिटी है ना कि मतलब आपसे जुड़कर लगता है कि एक देवी बैठी हैं और वो हमें कुछ अच्छी बात ही बताने वाली है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, प्लीज आज भी आप हमें अपने जीवन के वही प्यारे दिव्य अनुभव सुनाएं। तो आपका, सोनम और सारे व्यूअर्स का बहुत 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 धन्यवाद। मुझे बहुत लोगों ने कांटेक्ट भी किया है पर्सनली, और उसकी वजह से हमारा मेडिटेशन सेशंस भी हुए, तो एक नई डायरेक्शन उसने ली है। बहुत अच्छा लग रहा है ये जान करके कि मुझे बहुत सालों तक लगता था कि मेरे जो अनुभव हैं वो मैं साझा करूं तो क्या समझेंगे लोग, और वो समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। पर इतना प्यार और इतना आदर सबसे मिल रहा है, तो उससे उससे उत्साहित होकर मैं थोड़ा और प्रश्नों के जवाब देना चाहती हूँ। जो कुछ व्यूअर्स ने मेरे से पूछे हैं कि जो पहले पॉडकास्ट में मैंने अनुभव शेयर किए थे कि उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए या उसके आसपास ऐसा क्या घटित हो रहा था, तो उसको
ये क्रोनोलॉजिकल तो नहीं होगा, पर गुरु कृपा, गुरु की वाणी जो होती है, और वो आपके जीवन में जब आप बिल्कुल इतने गहरे सोए हुए होते हैं कि आपको पता नहीं कि आप क्यों दुनिया में आए हैं, किस लिए आए हैं, तो गुरु आते हैं हमको बताने के लिए। मुझे मेरा कुछ ऐसा ही था कि मैं बचपन से बिल्कुल जैसे गूंगा होता है ना, वैसे थी। अगर मेरे को कुछ बोलने के लिए बोला जाए तो मुझे ऐसे लगता था पनिशमेंट मिल रही है कि को मुंह खोल के कुछ बोलना है। तो और मेरी मदर को बहुत डर लगता था कि ये मेरी लड़की में कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके गले में, जीभ में। तो वो मेडिकल डॉक्टर से भी पूछती थी कि चेकअप करो इसका, ये तो गूंगी है, बिल्कुल बोलती नहीं है। और मैं काफी, मेरे से ज्यादा डरपोक शायद दुनिया में कोई कम ही कोई होगा। तो दिमाग में बहुत ऐसे वही स्पिरिचुअल क्वेश्चंस चलते रहते थे जिसके जवाब नहीं मिलते थे। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे रही हूँ कि मेरे जैसा गूंगा बंदा, उसको ये 25 साल पहले की बात है, मेरे गुरुजी ने अचानक यूं ही सब संगत के बीच में बैठे थे और उन्होंने कुछ मेरे बारे में भविष्यवाणियां करी। और उसमें ये भी कहा कि ये तेरा जन्म इसलिए हुआ है, वो तो खैर जो उन्होंने बातें बताई उसमें से सार ये निकल के आता था कि मुझे पब्लिक में बोलना पड़ेगा। मैंने पहले सोचा मजाक कर रहे हैं, मेरे जैसा डरपोक और गूंगा बंदा, आप कैसे क्या, वैसे ही लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। तो मैंने सोचा अरे क्या तक गुरुजी भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है। तो पत्नी वो बहुत सीरियसली उन्होंने जो जो बातें बोली, तो उसमें तो यही निकल के आया। तो मेरे तो तोते उड़ गए थे कि ये क्या बात हुई, इसका मतलब कहीं किसी तरह से कोशिश करनी पड़ेगी। पर मैंने छोड़ दिया, आई गई बात हो गई। तो मैंने कहा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद मैं अपने एक फ्रेंड के घर गई थी। मैंने आपको बताया ना कि मेरे वो अनुभव हुए थे, तो एकदम से फिर मैं सब जगह ढूंढती थी कि कैसे ये जो मुझे आ रहा है कि दिस इज नॉट व्हाट यू आर सपोज टू डू, कि जो मैं इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम कर रही हूँ, ये तुमको नहीं करना है। तो उस चक्कर में मेरी कुछ रिलेशनशिप्स बने, कुछ जो साइकिक लोग होते हैं, जैसे जो चैनलर्स होते हैं, मीडियम्स होते हैं, और रेकी मास्टर्स के साथ मेरे थोड़ी संपर्क में आई मैं उनके। तो उनके यहाँ जो गैदरिंग्स होती थी वो मैं जाने लगी। तो ऐसे ही मैं किसी के घर बैठी हुई थी तो अचानक से एक साइकिक लेडी थी, उसने बोला कि हम, मुझे ना ये बहुत कोई स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि तुमको पब्लिक में बोलना पड़ेगा। आई सेड ये क्या हो रहा है, ये भी बोल रही हैं, मैं इनको जानती भी नहीं हूँ। तो मुझे तुमको ये मैसेज देना है। फिर से दिमाग में आया। फिर एक दिन मैं बुक स्टोर जा रही थी, जा नहीं रही थी, मेरे को ऐसे अर्ज हो रहा था कि मुझे जाना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था लॉजिकल माइंड से कि मुझे कुछ लेना नहीं है वहां। मुझे इसने क्यों अंदर से अर्ज हो रही है कि मुझे जाना ही जाना है। मैंने कहा चलो देखते हैं, जाके देखते हैं। तो मैंने कहा मेरे को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को कोई बुक लेनी ही नहीं है। तो मैं जाके देखा तो एक न्यू एज सेक्शन के नाम से, जो हम स्पिरिचुअल कह देते हैं, न्यू एज सेक्शन में था। मैंने कहा मेरे मतलब का तो यही है एक सेक्शन। मैं वहां जाके खड़ी हुई, एक किताब गिर गई बिल्कुल मेरे सामने, और मैंने कभी नाम भी नहीं उसका सुना था। मैंने कहा गिरी है तो कोई साइन होगा। तो वो डैन मिलमैन एक ऑथर हैं, तो स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी की बुक है वो। तो इन चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट तो मुझे था, तो वहीं बैठ के मैं उसको खोल के थोड़ा सा देखा। और उसमें आपको अपना बर्थ डेट ऐड करना होता है उसके हिसाब से। वो टिपिकल न्यूमरोलॉजी की बुक नहीं है, उनके भी बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए थे, तो वो भी एक गाइडेड चैनल्ड बुक है।
तो उसके अंदर भी यही लिखा हुआ था मेरे नंबर के हिसाब से कि तुमको पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ेगा। आई सेड ये मैसेज मेरे को बारी बारी आ रहा है, तो पर छोड़ दिया। बट क्योंकि मुझे पता नहीं कि कैसे होगा, कब होगा, ये मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। फिर यहाँ पे एक रेडियो स्टेशन है, फन देसी रेडियो स्टेशन है जिसे हिंदी का, तो उसमें एक नया मैनेजमेंट आया था जो एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, एक नया सेक्शन लेके आना चाहता था जहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। वो एक होस्ट को लाना चाहते थे जो अब बिल्कुल अपनी मर्जी से उसको खुला छोड़ दें, हम उसको जो भी बोलना है जैसे भी करे। तो उस टाइम फ्रेम के वो देखना चाहते थे हमको ऑडियंस मिलती है कि नहीं मिलती है, कि वो हमारे लिए एक बिजनेस स्ट्रैटेजी होगी कि अगर वो चलेगा तो हम उसमें एडवर्टाइजमेंट्स एंड मनी उसके अंदर आएगा। तो अचानक वो मैं सुनती थी शाम को बैठ के, तो अपना जब खाना वाना बना रही होती थी या खा रही होती थी तो मेरा वो चलता था। तो अचानक उसके अंदर अनाउंसमेंट आने शुरू हुई जो वहाँ का मैनेजर था कि हमको इस उस सेक्शन के लिए होस्ट चाहिए। तो एक सेकंड के लिए मैंने तो अनसुना कर दिया, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है बड़ी अच्छी बात है कि नया शुरू कर रहे हैं। पर उसके बाद जैसे होता है एक भूत चढ़ गया होता है आपके ऊपर ना, लाइक आई गॉट obsessed विद दिस थिंग। मैं अब खुद नहीं सोच रही हूँ, मेरे अंदर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि यू हैव टू गो, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो। तो मैंने कहा ये क्या पागलपन चल रहा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे बोलना भी नहीं आता, और कभी सपने में भी नहीं सोचा कि रेडियो पे जाके बोलना, मतलब कुछ पता ही नहीं है ना। आप जैसे एक बच्चे को बोलो कि आप रॉकेट में चढ़ के स्पेस में जाओ, मतलब बड़ी रिडिकुलस बात होगी वो। तो उस तरह का मैंने कहा ये क्या, चलो पता नहीं ऐसी दिमाग में थोड़ी देर के लिए फतूर चढ़ा होगा, हट जाएगा। तो वो तो 24 घंटे लाइक मेरे को ग्रिप करे रखा ना, वो बात छूटती नहीं थी अंदर से। बिल्कुल आप जैसे पागल हो जाते हो कि वो 24 घंटे आपके दिमाग में चल रहा है, और मैं हर रोज उसको सुन रही हूँ। और मैं बोला ये चल भी रहा है। जब मैं सोचने की भी कोशिश करती थी कि मैं और रेडियो स्टेशन, तो मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते थे, दिल इतनी बुरी तरह से धक धक कर रहा होता था। और कि मतलब ये तो सोचने में भी इतने पसीने छूट रहे हैं, और घबराहट होती थी, बंदा को बोलना ही नहीं आता कुछ भी। तो पर वो दिमाग से बात ही नहीं जा रही थी। अच्छा 2 हफ्ते ऐसे निकल गए ना, और मैं नींद भी नहीं आ रही, हैरान परेशान ये क्या हो रहा है। तो और ऐसा लगे कि नहीं मुझे कॉल करना है, जैसे अंदर से आवाज आ रही है कि तुझे कॉल करना है, कॉल कर, क्योंकि वो बोलते थे कॉल अस, तुझे कॉल करना है। लाइक हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते थे सोच के, फोन तो उठाने की बात ही बहुत दूर है। तो 2 हफ्ते के बाद एकदम से उनकी अनाउंसमेंट आई, कंग्रेचुलेशंस, हमारे हमको एक बहुत सुंदर होस्ट मिल गई है, बहुत बढ़िया हमारे शो के लिए। मेरी तो जान में जान आई। आई थिंक 2 हफ्ते के बाद मैंने पहली बार सांस लिया होगा कि चलो ये पता नहीं क्या था, जान छूटी। तो मैंने तो मन में बड़ा उस होस्ट को बड़ा नमन किया, थैंक यू, मेरी जान छूट गई है। तो चलो उनका नाम जो भी था हम दीपा रख लेते हैं नाम। तो वो दीपा आई, तो हम सुन रहे हैं, और 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, छठे दिन फिर से उनकी मैनेजर की अनाउंसमेंट हुई। अच्छा वो ना दीपा का वो कुछ चला नहीं, उनका पर्सनल रीजंस के लिए वो नहीं कर पाएंगी। तो अब हमारे पास फिर से स्पॉट खाली हो गया है। तो मेरे फिर से हाथ पैर कांपने, मैंने कहा ये क्या हो रहा है।
और मेरे मन में जो भी बात आ रही थी ना, मैं कौन होती हूँ करने वाली, मुझे कुछ पता भी नहीं है करने वाला, ये क्या पागलपंती हो रही है। वो डिट्टो वही बात बोल रहा था जो मेरे मन में थे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो वहां बैठ के सिर्फ ये सोचती जा रही है कि मैं कौन होती हूँ करने वाली, मैं कैसे कर सकती हूँ। बिल्कुल वही बातें जो मैं सोच रही थी। मैं तो और भी थर थर कांप रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, दिस इज टू टू बिजार। तो पर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा अच्छा अब ये ज्यादा ही हो गया, आई थिंक आई एम सपोज टू कॉल, मुझे कॉल करना ही है, कल करूंगी, मैं कल करूंगी कॉल। तो अगले दिन का जब टाइम आया तो मैं लेट, मैंने कहा आज मैंने सुनना ही नहीं। मैं मेरे दिमाग में जो भी आ रहा होता है वो बोल रहा होता है, मैं लेट जाती हूँ, मैंने सुनना ही नहीं। सोनम, मुझे ऐसा लगा कोई मुझे धक्का दे रहा है कि उठ। लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब ऐसे जोर से नहीं, प्यार से मुझे लिटरली धक्का कि उठ, तू जाके कॉल कर। मैं कांपती कांपती गई। मैं कब तो फोन उठाना ही पड़ेगा। बहुत बुरा हाल हो रहा था मेरा। उनको कांपते कांपते मैंने फोन किया। मैंने कहा आपने जो आप बोल रहे हो कि आपको होश चाहिए, वो तो बहुत खुश, तो वो बोलते हाँ हाँ कल आ जाओ कल आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंच गई। और तकरीबन उन्होंने आधे पौने घंटे मेरे साथ बात करी। मैंने कहा मेरे को पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, बुद्धू सी मैं हूँ, कुछ पता तो है नहीं है। आवाज, मतलब मैंने कभी सुनी नहीं थी अपनी ना इस तरह से कि पता नहीं। तो उनको पता चलेगा इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी इसने कुछ ऐसा किया नहीं है, तो रिजेक्ट कर देंगे। मेरे अंदर जो ऑब्सेशन आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बात करी, फिर उसके बाद कहते अच्छा मैं तुमको स्टूडियो का टूर देता हूँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो वो स्टूडियो के अंदर जो होस्ट ऑलरेडी शो कर रहे थे उनको इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए इनके पास खड़े होके देख लो कि ये कैसे करते हैं। तो होस्ट ने मुझे दिखाना शुरू कर दिया। मैं तकरीबन आधा घंटा उनके पास खड़ी रही। उन्होंने सारा स्टूडियो, उस जमाने में सब कुछ मैनुअल होता था, लाइक जो भी म्यूजिक आपको डालना है आपको सीडी निकालनी पड़ती थी, तो वो थोड़ा इलाबोरेट था, तो टाइम लगा उनको दिखाने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ी देर खड़ी रहूंगी इनके पास और उसके बाद टाटा बाय बाय, बात खत्म हो जाएगी। और मैं कोई ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, और अचानक से वो जो होस्ट थे उन्होंने अनाउंस किया अब ये आपकी नई होस्ट रितु, इसके बाद अभी 15 मिनट्स में मैं साइन ऑफ करूंगा एंड शी विल टेक ओवर। एंड लाइक व्हाट, ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं गया, और मुझे मतलब बेहोश होने का भी टाइम नहीं मिला। तो मुझे एकदम से हियर शी इज, हाँ। तो वो एकदम से शुरू करना पड़ा। तो उसके बाद वो जो सेशन था वो 6 घंटे का था, मुझे पता भी नहीं था। और उसके बाद उन्होंने बुलाया ये ना हम आपको 6 घंटे के बाद मिलेंगे। और आप सोना, वो 6 घंटे 15 मिनट की तरह निकल गए। आई वॉज सो शॉक्ड कि आई जस्ट, जैसे कि मछली जल में आप डाल दो, इट जस्ट फ्लोड इतना अच्छी तरह से। एंड बहुत लोग इम्प्रेस हुए। और मैंने थोड़ा बीच में अपनी बातें, लाइक मैं हमेशा थोड़ा स्पिरिचुअल मोटिवेशनल और बड़ा मिक्सचर सा हिंदी गाने, फिर एज थोड़ा थोड़ा सरकती गई मैं भजनों की तरफ। और मेरे गुरुजी के भजन, उनका हनुमान चालीसा आपने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना होगा,
तो क्योंकि पूरी फ्रीडम थी, आप कुछ भी बजा सकते हैं, तो मैंने हनुमान चालीसा भी बीच में लगा दिया देखते। तो इस तरह से एक शुरू ब्लास्ट की तरह एक शुरुआत हो गई और उनको इतना अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 1 ईयर मेरा वहाँ पे चला और बहुत मैं पॉपुलर हो गई थी। और उससे उस समय जो लोग मेरी लाइफ में आए, क्योंकि तब तक मैं बिल्कुल लोनर थी, मेरे कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल भी नहीं होते थे, मैं अपने आप में ही रहती थी। तो उसकी वजह से जो लोग मेरे कांटेक्ट में आए, वो आज तक जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और मतलब एक लाइफ की डायरेक्शन वहाँ से एक नई मेरी शुरुआत हुई। तो इससे मुझे पता चला कि गुरु ने जो बोला था कि तुमको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी, और मेरे जैसे को जो बिल्कुल कभी सोचा भी नहीं था, कोई इच्छा भी नहीं थी, तो गुरु को पता रहता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है और आप क्या पॉसिबिलिटीज़ लेके आए हैं। तो कुछ लोगों के लिए गुरु ऐसे आते हैं उनको ठोक-ठोक के जगाने के लिए। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेरी एकदम से ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गई, पर इतना विश्वास हो गया कि अगर ज़बरदस्ती माइक्रोफ़ोन के सामने इसको घसीट के खड़ा कर देंगे तो कुछ तो बोल ही देगी ये। तो तो आज भी अगर वो नहीं हुआ होता, तो आज शायद हम यहाँ बैठ के नहीं बात कर रहे होते। तो इस तरह से गुरुजी ने एक मुझे जो बात मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, तो गुरु की वाणी बोली हुई, उन्होंने और भी बातें बोली हैं, जो कि जैसे-जैसे फ्यूचर में होती जाएँगी, वैसा मैं वो रिवील करती जाऊँगी, तो देखते हैं क्या होता है। सो ये एक लाइफ़ की मेरी डायरेक्शन थी। और दूसरी बात गुरु से ही जुड़ी हुई, कि गुरु कृपा, जब हम साधना करते हैं, गुरु को याद करते हैं, परमात्मा को, अपने इष्ट देवी या देवता को, मैंने ये जाना कि वो कभी भी बेकार नहीं जाता और आपको उसकी फल ज़रूर मिल रहा होता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि कभी हमें महसूस होता है, कभी हमें नहीं होता। पर गुरु की परमात्मा की, आपके इष्ट की कृपा जो है वो हमेशा बरस रही होती है। तो उसका उदाहरण, मेरे को ये सब बातें नहीं मालूम थी, तो अपने अनुभवों से मैं ये चीज़ें मुझे समझ में आती थी। तो रेकी मैंने आपको बताया था कि मैंने वो शुरू किया था, तो कर तो लिया था, पर मुझे काफ़ी चीज़ों पे विश्वास नहीं आता था कि ऐसा एक्चुअली में ये चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं। तो देख रही थी मैं कि लोग हील हो रहे हैं या उनमें इम्प्रूवमेंट आती है, पर जो बाकी की हम बातें सुनते हैं, जैसे आपके पॉडकास्ट पे बातें होती हैं, तो उस समय मैं भी सभी की तरह ही थी कि वाक़ई में पता नहीं ये चीज़ें होती हैं। मतलब अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसा भी सच में है कि नहीं है, कि मेरे दिमाग की कोई खलल है। तो इस तरह से एक मेरी फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड, मुझे ये सिर्फ मालूम था कि ये हनुमान के बहुत भक्त हैं और हनुमान चालीसा बहुत हर रोज़ पता नहीं कितनी बार वो उसका जाप करते हैं। तो उनको कोई मेडिकल इश्यूज़ हो रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी मेरे से कि आप मेरे हस्बैंड को रेकी कर दें। उनके हस्बैंड को इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना उनका कोई इतना उसमें विश्वास था, पर वाइफ ने बोला तो वो आ गए। अच्छा, वो जब मैंने अपने हाथ उनके ऊपर रखे हुए थे, तो अचानक मैंने देखा कि हवा में जैसे एक बूढ़े से आदमी वो आए और एकदम से प्रकट हुए, और उनके जो वो आदमी लेटे हुए थे,
उनकी आंखें बंद थी, तो उनके थर्ड आई पे अजना चक्र पे आके अपने पाँव का अंगूठा वो यहाँ पे उन्होंने रखा और बस अंतर्धान हो गए। मैं बोल रही हूँ कि ये क्या है? ये तो बहुत ही अजीब बात है। गुरु सर पे तो हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, ये क्या है? ये तो आज तक कभी सुना नहीं, देखा नहीं। अपने पाँव का अंगूठा लगा के जा रहे हैं और मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कुछ इमेजिन कर रही हूँ कि वाक़ई में मैंने तो ये चीज़ देखी है। मतलब कुछ भी उसकी सेंस बिल्कुल नॉनसेंस लग रही थी मेरे को ये चीज़, और मुझे समझ नहीं आया ये बूढ़े आदमी कौन है? तो मैंने डर के मारे बताया नहीं उनको कुछ। तो उसके बाद पूछा उनसे, कहते हाँ, मतलब मेरे को उसके बाद जो थोड़ा आपको मेडिटेटिव फील होता है, वार्म फील होता है, पीसफुल फील होता है, बस उन्होंने ये फीडबैक दिया मुझे कि हाँ, मतलब ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, वो चले गए। तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद मैं उनके घर पे गई, तो इतनी बड़ी फ़ोटो पोस्टर साइज़ वही वाले, वो जो बूढ़े, जो वो आए थे, वो नीम करोली बाबा। और तब मुझे पता चला कि ये नीम करोली बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनके सामने बैठ के ये हनुमान जी का जाप करते हैं। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि इनको खुद को नहीं महसूस हुआ, और वो बेचारे जो जाप करते हैं उनको तो दर्शन नहीं हुए, पर मुझे तो मैंने देखा आपका एक पॉडकास्ट जो नीम करोली बाबा का आपने किया था। तो अच्छा, फिर उसके बाद एकदम से मुझे कहा, अरे मेरे को तो ये कहानी बतानी है, मैंने दर्शन किए हैं इनके। और पर मुझे समझ में नहीं आया कि वो आए तो थे, पर अंगूठा रखने की क्या बात हुई। तो थोड़े दिन के बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट था ऐसे किसी भी गुरु की बायोग्राफी पढ़ने में। तो किसी ने मुझे किताब दी, तो उनकी जब मैं किताब पढ़ने लगी, मैं अपने गुरुजी, मेरे गुरुजी का नाम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मोहनदास जी महाराज है, और उनको मैं महाराज जी के नाम से ही हमेशा महाराज जी का संबोधन करके बुलाती हूँ। तो उनके एक शिष्य मुझे मिले, उन्होंने, उनके पास किताब थी, तो वो कहते ये हमारे महाराज जी की किताब है। तो मुझे तो पहले ही थोड़ा प्रेम आ गया कि अरे मेरे भी महाराज जी, इनके भी महाराज जी, तो हाँ, मुझे किताब पढ़नी है। और मैं जब किताब पढ़ने लगी ना, सो ना मुझे ऐसे लगा मैं बिल्कुल अपने गुरु जी की किताब पढ़ रही हूँ। मतलब डिट्टो बिल्कुल वही वही उन्होंने गुफाओं में तपस्याएं करी हैं, उसी तरह से उनकी पर्सनालिटी है। दोनों हनुमान जी का ही उनका है। मेरे गुरुजी का जो जलंधर का आश्रम है, उनके कमरे के साथ लाल सिंदूरी पूरे हनुमान जी की मूर्ति है, जहाँ अखंड ज्योत जलती है। 30 सालों से तो मैं देख रही हूँ। तो हनुमान जी के ही उनके गाए हुए बिल्कुल यूनिक उनका भजन है, हनुमान चालीसा। और तो बहुत लोगों ने उन्हीं में हनुमान जी के दर्शन किए हैं। तो बिल्कुल वही, और वही पर्सनालिटी कि जब इच्छा हुई उठ के, चाहे 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, उठ के कहीं चले गए। कभी किसी को इधर नजर आ रहे हैं, कभी किसी को उधर नजर आ रहे हैं। और उसी तरह की पर्सनालिटी, कभी हंसना, लोगों के बीच में ही बैठे रहना, बातें करना। और और कि कोई उनके, जो भी उनके आश्रम में आएगा, वो बिना खाना खाए नहीं जा सकता। मतलब बिल्कुल वही बातें, ऐसा लगा कि मैं अपने महाराज जी की ही पढ़ रही हूँ। उसके अंदर फिर किसी ने स्टोरी लिखी थी कि नीम करोली बाबा जब किसी को आशीर्वाद देते थे, हाथ से नहीं देते थे, अपने पाँव का अंगूठा लगा के देते थे। ये सबसे बड़ी मेरे लिए कॉन्फर्मेशन, मुझे इस बात का मालूम ही नहीं था। तो वो जैसे गुरु होते हैं ना, झकझोर झकझोर के जगाते हैं,
कि विश्वास कर, तुझे जो दिखाई दे रहा है वो मनगढ़ंत नहीं है, तो यू आर नॉट जस्ट इमेजिनिंग इट। ये अ, वाक़ई में ऐसा है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल किताब में एक कहानी में छुपी हुई थी, और ये सॉरी, इतनी पावरफुल चीज़ें हैं कि गुरु किस-किस तरह से आपको विश्वास दिलाते हैं कि तुम जो रास्ते पे चल रही हो, उम, वो मुझे तो उनको बहुत-बहुत बारी याद कराना पड़ा कि तुम, यू आर नॉट जस्ट इमेजिनिंग दिस, ये वाक़ई में हो रहा है। तो ये मुझे दर्शन हुए, तो इससे मुझे ये सीख मिली कि हम जिनकी भी साधना करते हैं, वो ज़रूर हमको एक बैंक अकाउंट की तरह इकट्ठा होके आता है। अभी उनको नहीं पता चला कि मुझे कितना बड़ा मेरे गुरु महाराज ने आके आशीर्वाद दिया है, पर मैंने तो देखा ना, पर वो महसूस नहीं कर पाए। तो उससे भी सुनो, मेरे लाइफ की एक डायरेक्शन बदल गई, क्योंकि मैं जितने भी रेकी सेशंस कर रही थी, तो उसमें मैंने पहले ही बताया कि लोगों को अ, काफ़ी बारी वो रोते थे और फिर अपने दिल का जो इमोशनल दुःख, दर्द है, वो निकालते थे, तो वो हल्कापन महसूस होता था। तो मुझे पहले ही लगता था कि ये ज़्यादा काउंसलिंग करनी चाहिए, कि रेकी तो मैं करती हूँ, पर उम, जब गुरु साक्षात आए हैं और उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, वो भी अगर आपको महसूस नहीं हो पा रहा, तो मैं तो छोटी-सी अदना-सी कुछ भी नहीं, तो मैं जो एनर्जी चैनल कर रही हूँ, वो पता नहीं कि किसी को महसूस होती है, नहीं होती, होती है। मतलब बहुत लोग बोलते थे, जिनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उनको महसूस होगा, उनको महसूस होता था, कुछ-कुछ बताते थे, ये दिखा हमको, वैसा हुआ, ये एनर्जी फ़ील हुई, और जिनको आप एक्सपेक्ट करते थे कि अरे! ये तो बहुत साधना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उनको कुछ भी ऐसे फ़ील नहीं होता था, पर मुझे दिखता था कि इनके अंदर कितनी ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, कितनी चेंजेज़ हो रही हैं डीपर। तो मैंने कहा, अगर इनको नहीं पता चल रहा, तो अंदर एक विश्वास नहीं आता कि वाक़ई में मैं इस काबिल हूँ कि मेरे अंदर परमात्मा की एक दिव्य शक्ति, एक ऊर्जा आके मुझे एक्चुअली में हील कर रही है। मेरे अंदर कुछ लेयर्स हैं जो मेरे को, मेरे मार्ग पर सहायक नहीं हैं, जो गिर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसी कुछ थेरेपी करनी चाहिए, जिससे कि सबसे ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान को अपने अंदर की शक्ति का, अपने अंदर की दिव्यता का, अपनी जो डिवाइन पावर उनके अंदर है, उससे उनको विश्वास बढ़े, और उससे उनको पता चले कि उनके अवचेतन मन में, उनके सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में सारा ब्रह्मांड है, सारी डिवाइन इंटेलिजेंस है, और वहाँ पे ही उनके सारी प्रश्नों के जवाब भी हैं। तो ऐसी कुछ थेरेपी करनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने वो डायरेक्शन चेंज करी, और मैं इसलिए भी बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि आप रेकी करते हैं, तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि वो मैंने तब से उसके बाद डायरेक्शन बदल दी थी, और मेरा अ, और बहुत सब लोग जो भी ये सेशन करते हैं, वो खुद हैरान हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं था कि हमारे अंदर ही इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि हम खुद ही सॉल्यूशन उसका, हमारे सामने हमारा ही सबकॉन्शियस, हमारी डिवाइन इंटेलिजेंस हमको दिखा देती है। तो मैं सिर्फ एज़ अ गाइड होती हूँ, बट मैं आपको कोई जवाब नहीं दे रही होती हूँ, आपका कुछ भी सॉल्व नहीं कर रही होती हूँ, पर मैं आपको पूरा अपनी बॉडी के साथ, आपके मन के साथ कनेक्ट करके, और इंटरैक्टिव सेशन, जैसे हम खाली बात कर रहे हैं, आपको लगेगा हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, पर उसमें से गाइड करके आप खुद ही अपनी
अंतर मन से कनेक्ट होके आपको, आपके अंदर आप खुद ही उसी समय सेशन के दौरान आप शिफ्ट महसूस करते हैं। तो मेरे लिए ये एक ज्यादा इफेक्टिव मेथड मुझे लगा। तो ये एक रहा। और कितना टाइम है? नहीं नहीं, आप बोलें, तो कोई हम, टेंशन नहीं। ओके, विश्वास की बात कराने का, तो इस तरह से मैंने जब नेटवर्क शुरू किया तो कुछ मेरे को रेकी मास्टर्स के साथ मेरा कनेक्शन हुआ। तो एक रेकी मास्टर थी, वो बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत साइकिक हैं, और वो अपने घर पे गैदरिंग्स करती थी कि हम सब मिलके मेडिटेशन करेंगे, और उसके बाद हम सारे एक दूसरे को, लाइक ग्रुप थेरेपी जैसे होती है, ग्रुप हम रेकी करेंगे, क्योंकि सभी को ज़रूरत होती है। हम चाहे एज अ हीलर भी कर रहे होते हैं किसी के लिए, पर हमको खुद को भी चाहिए होता है। तो उसने बोला कि हम ये गैदरिंग्स करेंगे। तो पहली बार जब मैं उसके घर गई और हम मेडिटेशन में बैठे थे, मैं नई थी इस मामले में। तो जब मेडिटेशन पूरा हुआ तो उसने मुझे बोला, वो पहले से मुझे जानती नहीं थी, कहते कि अमेरिकन लेडी हैं वो, अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं। तो उन्होंने बताया कि रितु, तुम जहाँ बैठी थी ना, तुम्हारे ऊपर जैसे एक ओवरले होता है ना, एक फोटो के ऊपर जैसे अब डबल एक्सपोजर लेते हैं कि एक फोटो खींचते हैं उसी के ऊपर एक और फोटो खींचते हैं। तो कहते कि ये एक संत टाइप का एक फिगर ओवरलेड, जहां पे तुम बैठी थी वहां पे वो बैठे थे। मुझे तो बात समझ में ही नहीं आई कि ये क्या बात इन्होंने बोल दी। तो सुन ली और मैंने आई गई कर दी। मैं बोला साइकिक है, इंटुइटिव है, पता नहीं क्या कुछ देखा होगा इन्होंने। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मेरे घर पे आई, तो मेरी वीडियो चल रही थी गुरुजी की। तो जैसे ही उन्होंने एंटर किया, देखा, कहते उस दिन जब तुम मेरे घर पे थी और उस मेडिटेशन में जो ये थे आपके गुरुजी की पूरी, जैसे इट वाजंट बॉडी तो तुम्हारी थी, बट वो बैठे थे उसके ऊपर। वाओ! तो मुझे उससे ये लगा कि जब गुरुजी कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तेरे पास ही हूँ। और उसके बाद तो हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो मतलब ऐसा ही है। तो तो फिर से वही बात हुई कि मुझे तो महसूस नहीं हुआ, मुझे तो नहीं दिखे, पर उसको दर्शन मिल गए और उन वो देख पाई। तो वो जब मेरे गुरुजी को देख रही थी, और आपने भी फोटो उनकी देखी होगी, तो वो बिल्कुल एक मेल की ही उनकी फिगर है, बट वो अमेरिकन लेडी वो इतनी इंट्यूटिव हैं। तो वो देखती रही और उसके बाद कहती कि मैं जब से देख रही हूँ ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये मेल है कि फीमेल है। तो जैसे अर्धनारीश्वर है ना, शिव शक्ति की हम देखते हैं। तो मुझे कभी मेल कभी फीमेल, कभी मेल कभी फीमेल, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि हाँ, बॉडी से देखने में मेल है। तो उस समय फिर उनकी बात सुन के मैंने कहा वाकई में, जो हम बोलते हैं कि जब आप पूर्ण विलीन होते हैं परमात्मा में, तो पूर्ण अर्धनारीश्वर आप, शिव शक्ति का पूर्ण मिलन ही है वो। तो इनको वो, हालांकि उनको इतना हिंदुइज्म सनातन धर्म के बारे में वेद नहीं पढ़े उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ना उनको शिव शक्ति के बारे में मालूम है, बट अपनी साधना की वो इंट्यूशन के हिसाब से उन्होंने वही बात बोली जो हम सनातन धर्म में सुनते हैं कि ये पूर्ण शिव और यिन एंड यांग, शक्ति और शिव का पूर्ण मिलन है। तो ये भी मुझे बातें समझ में आई कि हाँ, ये खाली किताबों की बातें नहीं है जो हम सुनते हैं, ये वाकई में जो महसूस कर सकते हैं वो करते हैं।
तो ऐसे ही एक और, मैं बचपन से आपको बताया था कि मुझे कुछ अपनी पास्ट लाइफ्स याद आती थी। उस समय इतना कॉन्टेक्स्ट तो था नहीं कि ये क्या चीज़ें हैं, मैं उनको वर्ड्स में या लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं। पर एक मुझे जो विजन बहुत आता था, वो एक कैथलिक नन का आता था। और मेरे ड्रीम्स में भी ना, जब मैं बहुत ये सब अपने अंदर स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछती थी, तो मेरे ड्रीम में आता था कि नन बैठी हुई है और उसको सब आंसर्स दिए जा रहे हैं, और वो लैंग्वेज कोई और थी। अब मैं सोचती हूँ शायद वो लैटिन होगी या कौन सी लैंग्वेज होगी, पर मेरे को ड्रीम के अंदर सब समझ आ रहा होता था कि जैसे मुझे कोई एक्सप्लेन कर रहा है, और जैसे प्रवचन देते हैं। और मैं जब एक आंख खुलती थी ना, तो मैं बड़ी खुश होती थी, मतलब हृदय छलांगे लगा रहा है कि हाँ, जवाब मिल गए। पर 2 सेकंड के बाद बड़ा, पर वो तो पता ही नहीं क्या लैंग्वेज थी। मतलब कुछ सबकॉन्शियसली कुछ जवाब मिल गए, पर कॉन्शियसली तो मेरे को नहीं पता कि वो क्या जवाब थे। पर ऐसे बहुत होता था, और मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस होता था कि जैसे नन होती हैं, मॉन उनके कॉन्वेंट में होती हैं, तो बिल्कुल जैसे मैं 5 सेंसरी जिसे बोलते हैं ना, कि वो जो कपड़े डाले हुए हैं उसको मैं फील कर पा रही हूँ, पूरी साउंड वहाँ की, कैसे आप चल रहे हो इस तरह से। और और मुझे हमेशा जैसे, हालांकि इंडिया में तो ऐसी हमारा एक्सपोजर था नहीं कोई जीसस के साथ या कुछ, पर जब भी कहीं ऐसा देखने को मिलता था या कुछ, तो मुझे बहुत कनेक्शन फील होता था। और मैं आंखों से भी आंसू निकलते थे मेरे, कभी मैं जीसस की फोटो देखती थी तो वो कभी समझ तो आया नहीं, तो बड़ी कंफ्यूजिंग बातें थी ये, तो अपने मन में ही रखा। वैसे ही बुद्धू पागल तो कुछ कुछ लोग बोलते ही थे कि ये तो चुप रहना ही बेहतर है। तो इतने सा तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया ये बात ना। तो उसके बाद, अब फास्ट फॉरवर्ड, तो वही जो रेकी मास्टर्स को मैं मिली उसी के प्रोसेस के ड्यूरिंग, तो ऐसे साइकिक्स, मीडियम्स, चैनलर्स, जो वो सब अमेरिकन थे, तो वो उनसे भी मेरा कनेक्शन हुआ। तो फिर ऐसे ही एक और थी, मीडियम है वो, और वो अपने घर पे उनके गैदरिंग थी कि हम अपने घर में मेडिटेशन करेंगे। मैं तो पहुंच जाती थी कहीं। वजह से मेरे गुरुजी ने भी ना, वो एक कुत्ता गली में छोड़ा हुआ होता है कि जाओ। एक स्ट्रे डॉग की तरह कहीं भी, क्योंकि उस समय में सेल फोन, इंटरनेट ऐसा कुछ होता नहीं था, तो कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिले कुछ इस तरह की, तो अपना मैप इतना बड़ा, 1 मील लंबा मैप पूरा वो खोल के उसमें ढूंढ ढांड के तो मैं पहुंच जाती थी। तो वहां भी मैं पहुंची, तो सबकी वेट हो रही थी उनके ड्राइंग रूम में, मैं उनके सोफा पर बैठी हुई थी। तो थोड़ी देर मैं बैठी रही, और वो मीडियम जो थी वो आई, और उसके बाद एकदम से फिर उन्होंने मुझे बताया कि रितु, तुम जहाँ बैठी थी तो वहां वही ओवरले उस तरह से, जैसे उस लेडी ने गुरुजी को देखा था, उसी तरह से बिल्कुल उसने नन को देखा। कहते, नन बैठी हुई वेयर यू आर सिटिंग। अरे, तो फर्स्ट टाइम मुझे विश्वास हुआ कि मैं जो फील करती थी एज अ पास्ट लाइफ नन की, तो वाकई में कोई कनेक्शन होगा। तो फिर उसके बाद मैंने एक बार उनसे सेशन लिया था, और वो जब मीडियमशिप करती थी तो वो बिल्कुल ट्रांस में चली जाती थी, उनको पता नहीं रहता था कि उन्होंने क्या बोला है, कुछ क्या बोल रही हैं। तो उसमें भी उन्होंने मुझे बताया कि नन की लाइफ बताई उन्होंने। तो इट इज सो फनी कि मेरे हस्बैंड भी बहुत
सालों तक मुझे यही चिढ़ाते थे बारी बारी, कहते तू गलती से क्या इस मतलब ऐसे लाइक एक गृहस्थ जीवन में आ गई है, यू शुड हैव बीन अ नन। तो वो भी मुझे अजीब लगता था कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना, कि वो भी यही बोलते हैं कि तुमको भी नन ही होना चाहिए था। तो उससे मुझे ये पता चला कि हम जो हमारी बहुत क्रिटिकल इम्पोर्टेंट पास्ट लाइव्स होती हैं, या तो वो हमेशा इमोशन से कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि जो कोई चीज़ बिल्कुल न्यूट्रल होती है, जिसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, हमारी डेली लाइफ में भी जिस चीज़ का हमारे दिमाग पे इतना कोई असर नहीं, इमोशनली कोई असर नहीं पड़ता, हमको नहीं याद रहती वो। हालांकि आई नो कि हर बात जो है हमारे अंदर रिकॉर्ड होती है, एक एक चीज हमारी सोच, जो भी घटना घटी है, जो हमने देखा है सुना है, उसकी टोटल रिकॉर्डिंग हमारे अंदर होती है। पर वो उभर के नहीं आती, क्योंकि उसका कोई हमारे मन पे असर नहीं होता। पर जो भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव, इमोशनली, भावनात्मक रूप से हमको इम्पैक्ट करती है, वो वो उभर के आती है, वो एक विचार बन के आती है, और हमारे विचार वहीं से आते हैं। और जिन विचारों को हम बहुत ज़्यादा रिपीट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वो फिर हमारी धारणा, हमारा बिलीफ बन जाता है। और वो फिर हमारे अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में वो सिंक इन हो जाता है। जैसे ही वो हमारे सबकॉन्शियस में सिंक इन होता है, तब वो हमारा डिफॉल्ट मोड हो जाता है। फिर हम उसकी हिसाब से हम एक्शंस लेते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कोई एक्शन किस लिए ले रहे हैं। तो वो उससे मुझे, जो मैं थेरेपी करती हूँ और मैंने करनी शुरू करी, उससे भी मुझे बहुत डायरेक्शन मिली इस बात की कि हमको वाकई में अपने मन को ही देखना है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में कब क्या बातें बैठ गई हैं, हमारी धारणाएं बन गई हैं, उन्हीं को डाइसेक्ट, उन्हीं की सर्जरी करनी है हमको। और वही हमारी सहायक बनती हैं या रुकावट बनती हैं। वरना तो हम हैं ही परमात्मा का, हम ही हमारे अंदर ही है। तो वो एक कोहिनूर हीरा है जैसे, और वो इन मन से ही ढका हुआ है। और मन जो है वो विचारों से बनता है, और ये भावनाओं से। तो जो अनरिजॉल्व्ड, जो दुख तकलीफ जिनको हम सप्रेस कर देते हैं, उसकी परतें पहाड़ बन जाते हैं हमारे अंदर, जो अवचेतन में बैठे रहते हैं, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में बैठे रहते हैं, और उन्हीं को हमें निकालना है। तो इसी तरह से हमारी पास्ट लाइव्स में जो कुछ बहुत ट्रोमैटिक हुआ होता है, और या कोई बहुत अच्छा हुआ होता है, उसकी एनर्जी जो है, उसकी ऊर्जा जो है, वो हमेशा कैरी करते हैं हम। और इसीलिए जब हम जन्म लेके आते हैं, तो वो अ, उसकी कई बारी अच्छाइयाँ, जो संस्कार हम कहते हैं, जो हम प्रारब्ध, वहीं से बन के आता है। तो वो हम पैटर्न को अगर हम नहीं सर्जरी करेंगे उसकी, तो वो फिर अगले जन्मों तक चलता रहेगा। तो इस जन्म में ही हमको पूरी कोशिश करते रहना है। और जो भी कोशिश होगी, चाहे आपको लगे उसका कोई इमीडिएट फायदा तो हुआ नहीं, अभी तो मुझे कुछ पता चला नहीं, पर वो जरूर एक एक्यूमुलेट हो रहा है, एक बैंक अकाउंट की तरह, सेविंग्स अकाउंट में, और वो जरूर आपको अंदर से इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो शिफ्ट लाना बहुत आवश्यक है। और जब हम, मेरे गुरुजी ने जो किताबें लिखी हैं, उन्होंने मन का स्वरूप से ही लिखी है कि सारा मन का ही खेल है, मन को ही साधना है, और मन को ही सुधारना है, और मन को ही देखो तुम। और हर मेडिटेशन का, हर साधना का अल्टीमेट
पर्पस भी यही होता है कि तुम अपने मन को साध पाओ, और उसके तरीके बहुत होते हैं। तो इन सब बातों से गुरु जी ने जो अलग अलग तरीके से अनुभव कराए, इनसाइट्स दी, तो मुझे जो पर्पस मेरा, जो मैं काम कर रही हूँ, उसके अंदर वो मुझे डायरेक्शन मिलती रही। तो ये एक था। और गुरुजी किस तरह से आते हैं, एक ऐसे ही मैं एक किसी रेकी गैदरिंग थी, उनके यहाँ गई थी। तो मैं किसी को भी जानती नहीं थी। जिस लेडी ने अपने घर पे किया था उनको मैं थोड़ा बहुत जानती थी। वो आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं वो। आप मीडिया में उनको देख सकते हैं, वो भी अमेरिकन हैं। तो उनके घर में गई थी, तो उनके जानने वाले कुछ फ्रेंड्स, लेडीज थी सारी। तो हम इकट्ठे हुए थे। तो मुझे एक थोड़ा लिपस्टिक लगाने का शौक है जब मैं बाहर जाती हूँ, या जैसे आपके साथ बात कर रही हूँ। तो मैंने लगाई हुई थी, तो एक वहाँ एक और लेडी थी, उसको बहुत पसंद आई। तो कहती ये कौन सा कलर है? तो मैंने बताया। तो वो कहती अरे मुझे भी चाहिए, मुझे भी यही वाला चाहिए। मैंने कहा कि जब हमने देखा तो वो वाला शेड बनना बंद हो गया था। ये कॉस्मेटिक वाले करते हैं ना कि वो बंद हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद उसको ऑब्सोलीट कर देते हैं। तो बड़ी डिसअपॉइंट हुई वो कि अरे ये तो है ही नहीं। मैंने कहा मैंने ना दो खरीदी थी, मेरे तो 2-3 साल लग जाते हैं एक लिपस्टिक खत्म होने में। तो मेरे पास दूसरी पड़ी है, वैसे खराब ही हो जाएगी जब तक पड़ी भी, मैं आपको दे दूंगी। तो बहुत खुश हुई, और मुझे उन्होंने अपना एड्रेस दिया। मैंने कहा मैं नॉर्मली उस तरफ जाना नहीं होता, पर अगर मेरा उस तरफ जाना हुआ कुछ दिनों में या 1 महीने के अंदर, तो मैं आपको दे दूंगी, आपके घर पे ले आऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैं भी भूल गई इस बात को, वो भी भूल गए। पर मैंने वो रख ली थी अपने कार में ना, कि कभी उस तरफ जाना हुआ तो मैं उनके घर पे छोड़ आऊंगी। तो ऐसे ही एक दिन मैं किसी और काम के लिए जा रही थी, तो मैंने देखा कि अरे ये तो, याद आई उनकी ना कि ये तो यहीं पर ही है कहीं, उनका अपार्टमेंट में रहती थी वो। अपस्टेयर सेकंड स्टोरी पर उनका अपार्टमेंट था। तो मैं गई वहां पे, दोपहर का टाइम था, बिल्कुल बियाबान, मतलब सब लोग जॉब वगैरह पे गए हुए होते हैं। मैंने सोचा शायद घर पे भी नहीं होंगे, क्योंकि सेल फोन का सिस्टम भी नहीं था। और तो आप कार में हो, फोन तो आप कर नहीं सकते, पता नहीं घर पे होंगी नहीं होंगी। और वो जो टीचिंग की जॉब एक्चुअली करती थी बच्चों के साथ ना, तो उनको गई होंगी तो चलो मैं छोड़ के आ जाऊंगी, या मैनेजमेंट लीसिंग ऑफिस में उनको बोल दूंगी कि ये पैकेट उनको दे देना। तो मैंने ऐसे दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाजा खोला, और मतलब मैं, जैसे आप भूत देख रहे होते हो, इतना चेहरा, मतलब बाल बिखरे हुए, बहुत खराब लग रही थी ना वो। जैसे मतलब आंखों से भी ऐसे लग रहा था कि बहुत, जैसे डिप्रेशन में कोई होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा, कि जैसे हैं पर कनेक्टेड ही नहीं है। तो मतलब एक बार इसे क्रीपी सा आप बोलते हैं ना, बहुत ही वियर्ड सा मुझे लगा कि डर गई मैं देख के उनको ना, कि ये क्या हुलिया बनाया हुआ है इन्होंने। तो और प्लस मैं हैरान हुई कि वीकडे है, ये घर पे कैसे हैं? तो हाँ बिल्कुल है, ऐसे बिल्कुल बूझी आवाज में, कोई स्माइल भी नहीं किया। हेलो रितु, कैसे हो? तो मैंने बोला कि ये लिपस्टिक आपने बोला था, तो मैं ये छूने के लिए आई हूँ। ओके। तो मैं कहा अच्छा मैं चलती हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है ना।
तो मैं नीचे सीढ़ियों से उतर के आई, तो वो भी आ गई। कुछ सोचा होगा कि चलो पोलाइटनेस नहीं होगी, अब यहाँ तक तो छोड़ने आई है, मैंने अंदर भी नहीं बुलाया। तो हम जैसे कार के पास गए ना, तो मुझे लगा कोई तो बात है, मतलब इतना उदास, इतना डिप्रेस्ड मैंने किसी को नहीं देखा। तो वो ना बात करने लगे, कुछ उनके मन में उलझन जो भी थी, तो बोलने लगी। और उस समय तो मैं ऑलरेडी ये सब रेकी वगैरह करती थी, तो बहुत तो सुनती थी मैं सबकी प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगा कि अरे कितनी तकलीफ में है, तो मैंने भी उनको जवाब दिए। वो जैसे मेरे से गाइडेंस की तरह मांग रही थी, तो उनको कुछ मैंने जवाब दिए। ऐसा तो नहीं मैंने सोचा था कि मैं कोई परफेक्ट आंसर दे रही हूँ, बट समहाउ जो भी मैं बोल रही थी वो टोटली परफेक्ट, जैसे टारगेट पे लगती है कोई बात जाके ना, वो उस वक्त तो मुझे मालूम नहीं था। बस उसके बाद उन्होंने बाय किया, हम शायद ऑलमोस्ट आधा घंटा खड़े रहे होंगे, और उसके बाद उन्होंने बाय किया और मैं आ गई। फिर उसके बाद मुझे पता चला, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया, कहते कि रितु, वो इतनी डिप्रेशन में थी, उनकी एक शी इज़ अ सिंगल मदर, और एक बेटी है उनकी, और उनका हस्बैंड ना बहुत लाइक अल्कोहलिक, और बहुत वो ज़्यादा इस तरह का आदमी था। तो एक्स हस्बैंड, तो पर वो बहुत डिप्रेशन में थी, उनको जो ट्रॉमा उनका चल रहा था उसके अंदर वो सुइसाइडल थी, बिल्कुल बहुत ज्यादा सुइसाइडल थी। और वो बस किसी तरह से एक धागे से लटका हुआ होता है ना अपनी बेटी की खातिर, बस वो लटकी हुई थी कि मैं चली गई तो मेरा ना आगे ना पीछे, मतलब उनको अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ट्रॉमा था। तो मतलब मेरी बेटी का कोई भी नहीं है, तो उसका फादर तो बिल्कुल ही नहीं है ना, मतलब कुछ भी कोई भी नहीं है, ये कहाँ कोई फॉस्टर होम में चली जाएगी, कहाँ, मतलब वो एक माँ का एक दिल, एक जो हल्का सा एक पतला सा बाल बराबर धागा होता है ना, बस उससे वो लटकी हुई थी। तो मुझे पता चला कि उस दिन भी जब वो आई थी ना, तो उसी हालत में थी वो। और तो कहती कि रितु, वेन जब तुमने नॉक किया मेरे डोर पे, तो वो बिल्कुल उन्होंने जो भी अपना इंतजाम किया हुआ था गोलियां वोलियां लेने का, ले मुंह तक आ गया था, वो ले रही थी। पर उसके पहले कहते मैंने एक प्रेयर की थी बहुत अपने बच्चे की खातिर। मैंने बोला था, गॉड, कि अगर तुम वाकई में हो और तुम चाहते हो कि मैं सुइसाइड नहीं करूं, तो सेंड मी एन एंजल, सेंड मुझे को एक फरिश्ता भेज दो, अगर तुम वाकई में चाहते हो, वरना आई मेरा आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। और कहती मैं वो बस ले रही थी जो भी पॉइजन वॉइजन जो भी पूरी तैयारी उन्होंने करी हुई थी, मुंह तक उनका आया था और मेरी नॉक 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 आई। और कहती कि तुमने जो वो बात बोली मुझे, वो बिल्कुल उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। और उसके बाद वो 10-15 साल तक उस दिन को लाइक एज अ न्यू, उनका बर्थडे मुझे हमेशा कॉल करती थी। और मुझे, और ये तकरीबन 20-25 साल पुरानी बात होगी, 20 साल पुरानी बात होगी। तो उसमें मुझे कॉल करती थी कि पूरी रिकाउंट करती थी स्टोरी, कि मेरे उसके बाद उनकी लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो गई, और वो बहुत लाइक उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों को भी इतना इन्फ्लुएंस किया और बहुत इम्पैक्ट किया। और उनकी बेटी जो वो छोड़ के जाने वाली थी, अब बहुत सक्सेसफुल है, शी इज सो वेल एजुकेटेड, एंड तो वो बहुत, तो किस तरह से ब्लेसिंग, मैं बताना चाहती थी कि परमात्मा जो है ना, एक लिपस्टिक के द्वारा भी किसी की जान बचा सकता है। तो मैं आज तक सोचती हूँ कि उससे भी मुझे हुआ कि जो भी हो रहा है,
हम तो छोटा सा उसका अंश देखते हैं, है ना? हम देखते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ अच्छा, मैं तो सबका अच्छा करती हूँ, अच्छा करता हूँ, मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है? वो इतने अच्छे हैं, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और हम तो हमारे सनातन में हम कर्मा को भी बोलते हैं, पर अगर हम पूरा 360 डिग्रीज़ देखें, तो हमको पता चलेगा, और मुझे ये महसूस होने लगा जब मेरी कुंडलिनी भी अवेकन हो गई थी कि वाक़ई में लाइक सब परफ़ेक्ट है। तो हमको बिल्कुल हम ही को अपने बीच हमको ही बीच में से अपने आप को हटाना है कि परमात्मा ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, और मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, मेरे समय से ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सबसे बड़ी उलझन हमारी सफ़रिंग की यही है, और यही हमको बीच में से हटाना है। और जो मेरे भले के लिए जो कुछ हो रहा है, चाहे मुझे इस समय बुरा लग रहा है, मुझे दुःख हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, दिल टूट रहा है, पर जो भी हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्शन में हो रहा है, और ये मेरे भले के लिए हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने भी सीखी, और उसके बाद लाइक आपका रोम-रोम जो है वो ऑटोमैटिकली धन्यवाद देता है। तो बेशक आपके मन को दुःख या तकलीफ़ हो रही हो, तो आप उसमें तो बोलोगे कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, पर मुझे ये मालूम है कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव करना है, इसलिए ये एक मौका मेरे पास आया है। तो ये बात तो मैंने सीखी, मैंने अपनी सेशंस में भी लोगों के साथ भी ये शेयर करी, और बहुत लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज हुए, ट्रांसफ़ॉर्मेशन आई। तो इनका ये सबसे बड़ा उदाहरण कि हम जज करते हैं ना, बहुत हमारी आदत होती है, ये सही है, ये गलत है, इसमें अरे ये लिपस्टिक की बात हो रही है, तो मैं कहा कि एक लिपस्टिक ने एक एक जान नहीं बचाई, उसके द्वारा कितने दुनिया में लोगों को इम्पैक्ट किया। सो उम, परमात्मा कोई भी बहाना ढूँढ सकता है। उस समय उस लेडी की वो स्थिति थी कि उस समय उसको एक चीज़ अच्छी लगी, उस वो किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। उस समय लाइक वो जैसे हम शरीर में प्रेज़ेंट ही नहीं होते ना, वो थी पर थी नहीं। फ्रेंड ने ज़बरदस्ती बुलाया था तो वो आ गई थी, पर वो इतनी भयानक सुइसाइडल डिप्रेशन में थी, किसी को पता नहीं था, और कोई वो बताया भी नहीं उसने। पर एक कोई दिमाग में उसके कोई चीज़ आई, उससे बात हुई, तो उसी को साधन बना के गुरु ने, परमात्मा ने वो बचा लिया। तो इस तरह से हम ये सीखा मैंने कि हटाएँ अपने दिमाग को ना कि अरे! इसने ये क्यों पहना है, ये क्यों डाला है, ऐसे नहीं बैठे, वैसे नहीं बैठे, अपने मन को देखो 24 घंटे, अपने ही अंतरात्मा को देखना है। तो गुरु की अनंत कृपा इस तरह से बहुत अलग-अलग तरीकों से सीखने को मिला। रितु दीदी, आपके पूरे ये जो आज की हमने ये सुनी ना, आपकी जो जर्नी थी और उसमें गुरुजी का जो पार्ट था आपकी लाइफ में, तो जैसे उस लेडी ने कहा था कि परमात्मा से कि अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो कोई फरिश्ता, कोई एंजल, कोई भेजो। वाकई में इस जीवन में मैं भी आपको एक एंजल के रूप में ही देखती हूँ। आप उससे कम नहीं है, एक एंजल, एक फरिश्ता ही है। आपके वीडियो से जाने कितने लोगों की लाइफ चेंज होती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपसे मिलकर ना एक आत्मिक शांति, एक अच्छी सी अनुभूति होती है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मैं आपसे मिलूं, मुझे फोन पे नॉर्मल व्हाट्सएप पे भी जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कनेक्शन महसूस होता है कि किसी जन्म का कोई तो एक कनेक्शन है आपके साथ, एक तार तो है जो इतना मैं गहराई से आपके साथ कनेक्ट हो पाती हूँ इमोशनली। और आपके जैसे आप जो बोल रहे होते हैं ना, तो ऐसे उतर रहा होता है मेरे मन में, जैसे कि परमात्मा ने आपको भेजा है कि जा इस बच्ची को थोड़ा गाइड करके आ। तो ऐसे ही शायद आज मेरे जितने जो व्यूअर्स हैं उनको भी ऐसी गाइडेंस मिलती होगी। तो आपके जीवन में तो गुरु जी की कृपा अनंत हुई है और आगे भी रहेगी जब तक आप हैं इस जीवन में, क्योंकि गुरु जी ने आपसे वादा किया है कि
मोहे कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो वो तो है ही गुरुजी आपके साथ में। और जैसा आपने बताया था कि उस लेडी को महसूस हुआ था कि गुरुजी कभी फीमेल कभी मेल। जब मैंने पहली बार आपके गुरुजी की फोटो देखी थी ना, तो एक बार मुझे भी ऐसा लगा था कि मतलब एकदम जैसे एक सेकंड को जैसे स्ट्राइक हुआ था कि ये देखने में फेस मेल का है, पर जो इन्होंने जिस हिसाब से कपड़े पहने हैं ना वो फीमेल अटायर है। और उन्होंने कान में बालियां पहनी थी, तो मैंने कहा ऐसे कैसे गुरु जी हैं कि थोड़ा मतलब गहने पहने हैं, गले पे वो उन्होंने एक नेकलेस जैसा डाला हुआ था, और जो साड़ी जैसी उन्होंने लपेटी थी। तो एक सेकंड को मुझे भी वो हिट हुआ था कि ऐसे कैसे गुरु जी हैं कि मेल हैं पर फीमेल अटायर में है। तो मुझे भी आज उसका आंसर मिला कि एक्चुअली वो पूर्ण हो रहे थे, इसलिए वो झलक उनमें दिख रही थी। मुझे भी वो कहीं छोटी सी स्ट्राइक एक स्पार्कल करके फिर वो चली गई कि शायद वो हुआ ऐसा। अद्भुत तो अगर आप आपके साथ। चाहते हैं तो बातें में वो जो कुंडल वो डालते हैं हाँ बालियां, हाँ। ये वो कुंडल है। हम्म। तो वो है योगियों के, क्योंकि उन्होंने तो इतने बरसों इन गुफाओं में तपस्याएं करी हैं। तो जैसे हम अपने कान बिल्कुल बंद करते हैं ना, तो वो कुंडल इस तरह से बने हैं कि वो पूरे अंदर कान तक चले जाते हैं। तो वो कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं, आप बिल्कुल कोई भी साउंड आपको नहीं आ सकती। तो वो जब गुफाओं में बैठते थे, तो वो कुंडल वो फिर इस तरह से डाल के, तो उसका पर्पस है, योगिक पर्पस है उसका। और हाँ, तो बाकी तो उनके वो जो वो बदलते रहते थे, कभी हम देखते थे उनका तो एक ही दिन के अंदर रूप वो बदल लेते थे। मतलब वो तो इतने रूप में आते थे, वो कहानियां बहुत हैं, अलग हो जाएंगी। पर उनकी जो उन्होंने मालाएं डाली हुई होती थी, कभी तुलसी की, कभी रुद्राक्ष की, कभी अलग से। तो हालांकि हाँ, तो कई बारी वो बहुत रेयर होता था, पर किसी को देते भी थे। पर एक्चुअली जब 2013 में गुरु पूजा, एक ही बारी मैं गई थी जलंधर गुरु पूजा पे, उन्होंने बुलाया था। तो जब मैं गई थी, तो जब उन्होंने अपने कमरे में बुलाया और मैं उनको झुक के प्रणाम कर रही थी, तो फिर उन्होंने अपने गले में अपनी तुलसी की माला मेरे गले में डाली थी। तो इसी से मेरा जाप चलता है। और तो वो ऐसे हैं कुछ कुछ जिनको कभी ऐसा दे देते थे, पर वो चेंज होता रहता था, वो कोई फिक्स्ड नहीं है। और हाँ, ये तो कुंडल की बात आप कर रहे थे, तो वो काफी योगी और भी होते हैं, उनका वो पहनावा रहता है उस तरह से। तो वो गुरुओं के गुरु हैं। अगर मैं आपको बातें कोई भी, जब हम 1008 योगी राज महामंडलेश्वर बोलते हैं, तो आप कुछ भी इमेजिन, बड़ी सी बड़ी चीज भी आप जहां तक आपकी इमेजिनेशन भी नहीं जाती, वो आप इमेजिन करेंगे। वो सब चमत्कार हमने देखे हुए हैं। तो और बहुत हजारों लोग हैं जिन्होंने एक बार ही नहीं, निरंतर, ऐसा नहीं कि वो करते थे, पर कलयुग का टाइम है, तो वो कभी तो कहते थे भी कुछ तो लोग नहीं तो समझ नहीं पाते कि हम प्रवचन सुनने में या अध्यात्म से जुड़ने में इतना नहीं कनेक्शन हो पाता उनका, जब तक कि वो थोड़े से चमत्कार देखते नहीं है। पर वैसे वो बिल्कुल अगेंस्ट थे इसके, कि चमत्कार दिखाने के लिए नहीं करने हैं, पर वो तो खुद ही पूर्ण परमात्मा, पार ब्रह्मा स्वरूप, तो हजारों उनके चमत्कार हैं इस तरह से। तो वो हमेशा से विद्यमान हैं। बहुत लोगों ने आज भी वो अनुभव करते हैं। गुरुजी ने कहने को महासमाधि ले ली थी 2013 में, पर जब वो शरीर में भी थे, तब भी वो अपने रूप में और अलग अलग रूपों में बहुत जगह, पूरी दुनिया भर में सेम टाइम प्रेजेंट होते थे। तो जब उन्होंने सो कॉल्ड शरीर धारण किया हुआ था, तब भी वो शरीर से सीमित नहीं थे। सूक्ष्म रूप से निकल जाते थे, कोई दरवाजा बंद किया हुआ है बाहर से किसी ने, तब वो देखते थे कि अरे वो तो एक रोशनी, एक प्रकाश
दरवाजे से निकल के जा रहा है, और फिर वो थोड़ी देर के बाद देखते थे कि वो मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, कभी कैसे जा रहे हैं, मतलब बहुत बहुत रूपों में। और मेरे साथ तो इंसिडेंट्स हुए हैं, वो पता नहीं आज टाइम है या नहीं, जैसे अलग अलग रूपों में हेल्प करने के। लास्ट टाइम मैंने थॉमस के बारे में बताया था, तो ऐसे ही दो तीन और इंसिडेंट्स हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग रूपों में वो आए। और उसके बाद और बहुत हजारों लोगों के, उनके भक्तों के, शिष्यों के अनुभव हैं। तो जब वो आश्रम जाते थे उनके, तो उनको तो लगता था ऐसे ही कुछ, जब मैं फंसा हुआ था वहां पर, तो किसी साधु ने आके मेरी हेल्प करी। तो वो जब गुरु जी के आश्रम जैसे ही पहुंचते थे तो उनको फिर डांट पड़ती थी। हाँ तो क्यों नहीं ठीक करवा के रखते हो अपनी कार, ऐसे कैसे चलाते हो, मुझे क्या क्या करना पड़ता है तुमको आके ना। तो इस तरह से बहुत सबको कॉन्फर्मेशन, अरे ये तो गुरु महाराज। हाँ तो बहुत बहुत ज्यादा, तो वो ऐसे आम शिक्षक या टीचर या वो गुरु नहीं कह सकते कि जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद नहीं, वो फॉर एवर प्रेजेंट हैं, और बहुतों को पूरे शरीर के साथ उनके दर्शन होते हैं और गाइडेंस मिल रही होती है। रितु जी, आपके जीवन में 2 बार और आपने बताया कि गुरुजी रूप बदल कर आए थे, वो भी अनुभव साझा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा अभी नहीं, कोई बता बात दूं? नहीं। हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक है। हाँ 3 बारी, उस समय तो नहीं मुझे पता चला, आए तो बहुत बारी हैं, पर ये 3 बारी लाइक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए था, तो इसलिए ये वाले 3 इंसिडेंट्स हैं। तो ये है तकरीबन 30 साल पुरानी बात है। तो उस समय जैसे ये गुरुजी ने तो 25 साल पहले भविष्यवाणी मेरी करी थी, मुझे बताया था। तो उस समय तो मैं मतलब बिल्कुल ही, जिससे बुद्धुओं के भी बुद्धू होते हैं, तो मैं वो थी, कुछ भी नहीं मालूम था। और उस समय मेरी जो मदर हैं वो विजिट करने आई हुई थी मेरे पास, इंडिया से आई हुई थी। और उनकी तबीयत का मेडिकली बहुत उनको इश्यूज थे, जो भी अलग कहानी है। वो गुरुजी के चमत्कारों की वजह से बहुत साल वो मिरेकल्स हुए उनके साथ। तो गुरुजी ने उनके सर पे हाथ रख के बोला था कि ये अब आज से मेरी जिम्मेदारी है। और उसके बाद ऐसे जैसे चमत्कार हुए कि वो बहुत सालों तक वो जिंदा रही। तो उसी दौरान पर उनके मेडिकल इश्यूज तो चलते रहे, बट वो फंक्शन कर सकती थी। पर उनमें ना थोड़ी मतलब उनका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता था, और वो दवाइयों पर भी थी, तो उनको एंग्जाइटी थोड़ी जल्दी हो जाती थी। और उनकी बाजुओं में ना उनके ब्लड वेसल जो थे वो थोड़े वीक इतने हो गए थे कि अगर उनको बहुत प्रेशर उठाना मना था, कि वो फट नहीं जाए अंदर ना, ब्लीडिंग नहीं शुरू हो जाए। तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रही हूँ कि वो अगली कहानी में रेलेवेंट है। तो वो जिस दिन उनको जाना था, और ये उस जमाने की बात है जब ये टीएसए फ्लाइट से जाना था, तो टीएसए सिक्योरिटी नहीं होता था आप, और कंप्यूटराइज्ड भी नहीं होता था, आप ऑनलाइन चेक इन भी नहीं कर सकते। तो जैसे जितने भी 200-300 लोग जा रहे हैं एयरप्लेन में, उनको लाइन में लगना पड़ता था जाके। और वहां पे आप फोन पे बुकिंग तो करा सकते थे, पर वहीं पे और 10-15 मिनट सबको लगते थे, वो पूरी पेपर, वो पूरी क्लिक 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 एंट्री करके सारी इंफॉर्मेशन की, आपके पासपोर्ट वो सब करके, तो आपको वो 10-15 पेजेस की वो टिकट बुक मिलती थी फ्लाइट की। तो बहुत टाइम लगता था। और तो बहुत पहले आपको फ्लाइट से पहले पहुंचना पड़ता था, क्योंकि लाइन में लगना पड़ता था। और बैग्स भी, और उस समय बैग्स की जो वेट लिमिट होती है और जो साइज लिमिट होती है ना, वो होती नहीं थी। और उस समय बैग्स के वो व्हील्स भी नहीं होते थे। तो आपको याद है ना आपको, तो देखा होगा, खैर याद तो क्या होगा, यू आर मच यंगर। तो उसमें
मैंने ना ये सब चीज़ें कैलकुलेट नहीं करी। तो मेरे मदर के दो इतने बड़े बड़े बैग्स, इंटरनेशनल जा रही हैं। उस समय तो इंडिया में ऐसी चीज़ें भी सब होता था कि खूब सारी सबके लिए शॉपिंग करके जानी है, तो वो करवाई उनकी। और ये मुझे बस बिल्कुल 100% महसूस हो गया था कि ये मैं अपनी मदर को आखिरी बारी मिल रही हूँ। ये इसके बाद नहीं, पर मैंने उनको कुछ नहीं बोला, पर मुझे पूरा क्लियर हो गया था कि, तो मैं अंदर इमोशनल हो रही थी, पर मैं ऊपर से कुछ नहीं दिखा रही, फिर मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा, अगली बारी आना। पर अंदर से मुझे था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, ये परमानेंट बाय बाय है हमारी। तो और मेरे मदर की फ्लाइट थी अबाउट सुबह 7 बजे की या 6 बजे की, कुछ इस तरह से। तो क्योंकि पहले इतनी तो 3-4 घंटे पहले पहुँचना होता है। वो फर्स्ट फ्लाइट जा रही थी, उस ज़माने में इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स भी नहीं होती थी। तो हमारा जो एयरपोर्ट है, उसका टर्मिनल जैसे दिल्ली का भी टर्मिनल है, बहुत लंबा है। आप दूर आगे-पीछे सब दूर तक देख सकते हैं आप कि कौन कार आ रही है, कौन नहीं आ रही है। तो मैं अपनी मदर को अकेली लेके चली गई क्योंकि इतनी सुबह का टाइम था, 3 बजे सुबह हम घर से निकले। मैंने कहा अब सब सो, मैं अपनी मदर को लेके जाती हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँची और वहाँ बाहर हम उतारते हैं ना गेट में, अंदर एंट्रेंस जाने से पहले लैंड और क्या बोलते हैं, लोडिंग अनलोडिंग जोन जो होता है, उसमें मैंने अपने मदर को खड़ा किया और मेरे मदर के दोनों बैग्स निकाले और उनका जो हैंड बैग था वो निकाला। और उसके बाद एकदम से मैंने दिमाग में आया, अरे ये कैसे मैं मैनेज करूंगी, क्योंकि अब ये दोनों बैग्स मैं तो नहीं इकट्ठे उठा के लेके जा सकती, और उस जमाने में वो कार्ट्स भी नहीं होती थी, मैं दोनों तो ले जा नहीं सकती। तो या तो मैं एक बैग अंदर विदाउट सुपरविजन कहीं लाइन में छोड़ के आऊं, और मेरे मदर बाहर, और दूर दूर तक कोई भी नहीं था, कोई कार नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली। और मैं कहा मेरी मदर घबरा जाएंगी, बाहर खड़ी रहेंगी, एक बैग अंदर अनसुपरवाइज्ड पड़ा रहेगा, और फिर अपने मदर को लेके दूसरा बैग लेके जाऊंगी। उतनी देर में मुझे कम से कम 10-15 मिनट तो चाहिए अंदर तक सब लेके जाने के। और कार में यहाँ अनलोडिंग जोन में पार नहीं कर सकती, मेरी तो टो हो जाएगी, पुलिस आके टो करके ले जाएगी। तो इसका मतलब कि मुझे अपनी मदर को दोनों बैग्स के साथ यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, और अपनी कार को पहले पार्क करके आना है मुझे। तो मैं चल के आऊंगी, उतनी देर ये अकेली खड़ी रहेंगी, इनको एंग्जाइटी नहीं हो जाए मैं अकेली खड़ी हूँ। और उसके बाद भी तो मतलब, एक तो वैसे ही मैं इमोशनल हो रही थी कि आखिरी मुलाकात है और मैं बता नहीं रही हूँ, ऊपर से वो जो जमा घटा पूरी मैथमेटिक्स कैलकुलस जो ट्रिग्नोमेट्री सब चल रही थी दिमाग में ना, वो इतनी खिचड़ी बन गई उसकी ना, बस मैं बहुत, तो मैं प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे मैं, रोना आ रहा था, मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैंने ये तो कैलकुलेट ही नहीं किया ये सब। और मेरे मदर को एकदम से फेंट हो गई ना, कुछ मतलब एकदम हाई ब्लड प्रेशर इनका हो गया, तो मैं कैसे संभालूंगी। तो मैंने अपनी कार की डिक्की खोल के ना, जैसे मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, अपने मदर को खड़ा किया, और मैं रो रही हूँ, मेरे आंसू टप टप गिर रहे हैं कि, और मैं गुरुजी को याद कर रही हूँ, मैंने कहा महाराज जी हेल्प करो, हेल्प करो, मैंने ये तो सोचा ही नहीं मैं क्या करूं। तो मेरी मदर देख नहीं ले कि रो रही है ना ये। तो उसके बाद आंसू पोंछे, मैंने अपने ट्रंक को बंद किया। तो ऐसे बस सांस लेके मैं क्या करूं, तो ऐसे ही मैंने देखा ना, तो दरवाजे के बाहर हमारा जो एयरपोर्ट है, एक पिलर है, उस पिलर के ऊपर ऑलमोस्ट लाइक 6 फुट 2 या 6 फुट 3, एक बहुत ही हेल्दी लुकिंग वाइट अमेरिकन, मतलब ऐसे ना, ऐसे लीन करके खड़ा है। अरे कोई मतलब नहीं बना, और
हमारी तरफ देख रहा है वो। अ, या अगर पैसेंजर है तो उसको अंदर होना चाहिए, अगर ये किसी को छोड़ने आया है तो उसको वो छोड़ के जाए, इधर क्यों खड़ा है? और कोई कार भी नहीं है। और मैं देख रही हूँ ये 1 मिनट के अंदर आया कहाँ से? न आगे कार न पीछे कार, वेयर डिड ही अपीयर फ्रॉम? पर इससे पहले कि मैं कुछ कैलकुलेट करती, तो मैंने देखा वो हमारी तरफ ही देख रहा था। और मतलब मैं आपको क्या बताऊं, उसकी एनर्जी इतनी सुंदर थी ना, मतलब इतनी, मतलब आप बिल्कुल सेफ फील करते हो ना, जैसे कि आपके दिमाग में कुछ और आता ही नहीं है, मतलब जैसे ये कोई अपना ही है। इस तरह से ऐसी उसमें से एनर्जी आ रही थी। और इतना भी कैलकुलेट, मतलब बात तो अजीब थी पर इतनी गहरी कैलकुलेशन उस समय थी ही नहीं। तो जैसे ही मेरी नजर पड़ी उनके ऊपर, तो उसने बोला कि डू यू नीड एनी हेल्प? एंड मैं तो तैयार थी, यस 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 प्लीज, कैन यू हेल्प मी विद माय मॉम? तो उसने बोला श्योर। तो और वो इतनी रिस्पेक्टफुली ना, जैसे मेरे मदर उसकी मदर होती है, आई मीन ही इज अ वाइट अमेरिकन। तो उन्होंने बोला कि मैं कैन आई हेल्प यू? मैंने बोला हाँ हेल्प कर दो। आप प्लीज मेरे मदर को एक बैग ले जाके लाइन में खड़ा कर दो उनको, और फिर मैं उतनी देर में मैं कार पार्क, मैं दूसरी बैग में ले आऊंगी, उनके पास खड़ा कर दूंगी, फिर मैं अपनी कार पार्क कर दूंगी जाके, और फिर आई विल मीट हर। अंदर जाके मैं उनके पास खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि लंबी लाइन है, आधा पौना घंटा लगेगा। तो डोंट वरी। तो दोनों बैग ऐसे उठाए सोनम, जैसे जैसे खाली झोला होता है। और मतलब 2 मन के तो होंगे वो दोनों बैग, ठूस ठूस के भरे हुए थे। और इतने बड़े थे, मतलब इतना बड़ा साइज तो आजकल अलाउड भी नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे जैसे खाली झोला होता है। दोनों बैग्स उठाए, इट्स लाइक, और उनको भी ऐसे मदर बोला, कम ऑन मदर, और इतनी रिस्पेक्टफुली। और मेरे मदर को वहां जाके खड़ा किया। पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं सांस मेरी फूली हुई, अपना फटाफट मैं कार पार्क करके आई, और मैं सांस फूले, और मुझे डर लग रहा है मेरे मदर की क्या हालत हो रही होगी। मेरे मदर घबरा तो नहीं रहे हैं, मैं अकेली खड़ी हूँ। इंग्लिश भी नहीं आती थी उनको ना, थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश वो बोल लेती थी। तो अगर कोई पूछेगा कोई क्वेश्चन या कुछ, तो समझ में भी नहीं आएगा उनको। तो घबरा तो नहीं रही है, मेरे माइंड में ये सब सिनेरियोज चल रहे थे। मेरी सांस एकदम से फूली हुई, मैं भाग के आ रही हूँ, तो बिल्कुल पूरा टर्मिनल खाली है ना, बिल्कुल। तो मैं दरवाजा जैसे ही खुला, तो सामने टिकटिंग काउंटर था ना, तो मैंने देखा वो आदमी वहीं खड़ा था ना, मेरे मम्मी के पास। तो जान में जान आई, मम्मी was लुकिंग फाइन। तो मैंने जैसे ही पहुंची, तो पहले तो एकदम से नजर मम्मी को ऊपर से नीचे मैंने स्कैन किया, हाँ 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 ठीक लग रही हैं ठीक लग रही हैं। तो फिर मैंने उनको थैंक यू बोला। तो बस तो फिर आई जस्ट मैंने वापस टर्न किया, अपनी मम्मी से बात कर, मम्मी अब ठीक हो ना सब? आपके अब सामान है सब आपके पास? एंड देन मैंने टर्न किया कि मैं उसको और प्रॉपरली थैंक यू करूं और कुछ, देखा वो बंदा है ही नहीं। और मैं एकदम से भाग के गई, और बाहर मैंने देखा ऊपर नीचे, मतलब वो तो पहले ही बिल्कुल खाली, ही वॉज गॉन। एंड तो उससे फिर उस समय तो मुझे नहीं ध्यान आया। और बट वो बताने के लिए कि यस, दैट वाज द लास्ट विजिट विद माय मदर। और वो दिवाली से पहले ही कुछ दिन पहले था, मेरे मदर वहाँ पहुंचे। 2-4 दिन के बाद इतना उनका खराब हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एंड आफ्टर फ्यू डेज उनकी शी पास्ड अवे। तो पर ये कि उस समय मुझे तो कनेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी गुरुजी की कहानियां नहीं सुनी थी। मैं यहाँ रहती थी, और उन्होंने इस तरह से सब बनाया हुआ था, जैसे मैंने पिछले
पॉडकास्ट में भी बताया था कि इस तरह से उन्होंने आइसोलेट करके मेरे को रखा था कि मुझे किसी के द्वारा भी उनके बारे में कुछ भी ना पता चले। तो जो कुछ भी मुझे उनके बारे में पता चला ना, वो सारे अनुभवों से पता चला। तो अपने तो गुरुजी तो ये भी बोलते हैं कि इंसान है ना, तो हमारे डाउट आता है हमारे मन में। अगर आप किसी से सुन के या कुछ ऐसे करोगे, विश्वास करोगे, तो वो डगमगा जाता है। तो पर तुम अंधविश्वास मत करो। तो क्योंकि वो तो खुद ही बोलते थे कि आजकल खोटा सिक्का बहुत, सच्चे के नाम पर खोटा सिक्का बहुत चलता है। तो तुम ऐसे एकदम से विश्वास नहीं करो, जानो, पहचानो, परखो और उसके बाद विश्वास करो। तो मुझे तो अपने ही कुछ भी नहीं मालूम था और अपने अनुभवों से वो पता चला। तो ऐसा विश्वास इतना अटूट और जिसे अडिग और अचल विश्वास, क्योंकि अपने अंदर से ही वो सब अनुभव आए। तो ये भी मैंने रियलाइज किया अपनी लाइफ में कि एक, कम से कम एक इंसान के रूप में, देवी देवता कुछ भी, एक आपका इष्ट एक ऐसा होना चाहिए, चाहे कोई इंसान ही हो, जिसके ऊपर आप बिल्कुल 100% आप विश्वास कर सकें। वो बहुत ज़रूरी है हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी। तो कि आप एक ऐसा रिश्ता बना सकें, ऐसी साधना या तो कर सकें जिससे भी आप कनेक्ट होते हैं कि पूरा पूर्ण, वरना एक अड़चन हमेशा मन में रहती है जो आपको आगे रोकने से रुकावट रुकावट ज़रूर लेके आती है। ओके, ये फिर से बिंदी ना गिर जाए। तो वो था। बाद में जब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि गुरुजी कैसे आए, इस तरह से मदद करी उन्होंने, ऐसे इतने हज़ारों लोगों की बातें हैं, फिर मुझे हुआ कि अरे वो तो गुरुजी ही थे और उस रूप में आए थे। तो अगली बारी का है, इसी एयरपोर्ट का ही है कि मेरी फ्लाइट कहाँ से तो मैं आ रही थी मुझे याद नहीं है, तो डिले हो गई थी, वो टेक्निकल हो गया था। तो मैं 4-5 दिन के लिए गई थी, तो अपनी कार खुद ड्राइव करके एयरपोर्ट की पार्किंग होती है ना, गराज पार्किंग होती है, तो वहाँ पे बहुत सारी गराज की स्टोरीज होती हैं ना, मंजिलें होती हैं, 7-8 मंजिलें होती हैं और कितनी हजारों कार्स पार्क्ड होती हैं। तो वो मैं जल्दी-जल्दी में गई थी और उस ज़माने में वो सेल फ़ोन भी नहीं होते थे। तो अब तो मैं कभी पार्क करती हूँ तो मैं सेल फ़ोन से फ़ोटो खींच लेती हूँ कि कहाँ पे है वो। ध्यान भी नहीं आया, फर्स्ट टाइम मैंने पार्क करी थी। तो किसी ने बताया भी नहीं था, पता नहीं था कि, सोचा नहीं था, भूल जाऊँगी मैं कि कहाँ पे पार्क करी है। फटाफट पार्क करके चली गई और जब मैं वापस आई तो फ्लाइट डिले हो गई थी, रात के 12 बज चुके थे। और मैं जब इतनी लेट तो हमारी ही खाली फ्लाइट पहुंची थी और जब मैं पार्किंग गराज में आई, मुझे तो मिले ही ना। एक तो इतनी रात हो गई है और मैंने घूमते घूमते, इतनी हजारों कारें हैं, मैं कहाँ ढूंढूं अपनी कार। और आधा घंटा ऑलमोस्ट हो गया ना मेरा रोना निकले, और कोई फ़ोन, सेल फ़ोन भी नहीं है, आप किसी को फ़ोन कर दो। तो अब मैं एयरपोर्ट पे कहाँ ढूँढने जाऊँ कुछ, कि किसको इस वक़्त कॉल करूँ मैं? तो फिर मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा और फिर गुरुजी को याद किया कि क्या करूँ मैं, रो रही थी। तो अचानक से देखा गैराज के बिल्कुल दूसरी तरफ से एक जैसे यूनिफ़ॉर्म्ड कोई बंदा आ रहा है। इतनी देर से तो मैं घूम रही थी ऊपर-नीचे, कुछ भी नहीं था ना, तो अचानक से वो आ रहा था, तो उसने बोला कि डू यू नीड एनी हेल्प? तो मैंने उसको बोला कि हाँ, मेरी, वरना कभी कोई होता नहीं है, आप यू आर ऑन योर ओन, आपने गैराज, कोई अटेंडेंट नहीं होता, कोई भी नहीं होता। तो और वो कहाँ से आया? तो उसने खटाक से मेरे को मेरी कार तक ले गया वो। कहता कि हियर इट इज़।
वो मैं कार्निका वो मेरे को आज तक भूला नहीं। तो वो भी बाद में जब मैंने स्टोरी सुनी तो पता चला कि अरे देखो मतलब कहीं भी है ना वो आपको सोचने की दो देर है। जैसे हम सुनते भी हैं कि तुम मुझे याद तो करो, तुम जहाँ जब मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास हूँ। तो ऐसी बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, पर एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं बताती हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था टॉमस जब आया था, तो उसने बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब तुमको बहुत ज़रूरत होगी, लाइक एक क्रॉस रोड पे होगी तुमको कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, तो आई बी देयर। एंड तो वो बात दिमाग में थी, पर ऐसा कब होगा या क्रॉस रोड्स क्या आएगा नहीं मालूम था। तो एक सिचुएशन ऐसी आ रही थी कि मेरा बेटा है, उसका लर्निंग स्टाइल जो है ना बहुत डिफरेंट है। तो मैंने उसको फर्स्ट सेकंड किंडरगार्टन, फर्स्ट सेकंड ग्रेड में तो स्कूल में भेजा था। पर उसकी जो लर्निंग हैबिट थी, या जो उसके लर्न करने की जो नेचर थी ना, बहुत डिफरेंट थी। वो बच्चा स्कूल में फिट ही नहीं हो पा रहा था। और हर रोज सुबह रोना धोना होता था, उसको नहीं जाना। मैं भी परेशान थी कि उसको जबरदस्ती में भेजती हूँ, वो आके रोता था। तो उसमें उसकी एक हैबिट थी जो बहुत बच्चों में होती है, कि वो बहुत स्लोली, बहुत मेथोडिकली, बहुत परफेक्शन के साथ कुछ भी करता, काम क्लास वर्क करता था, होमवर्क करता था। होमवर्क तो चलो कोई बात नहीं, वो घर पे बैठ के कर रहा है। पर जो क्लास वर्क है, वो तो आपको बच्चों की क्लास की स्पीड के साथ करना है ना। तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता था। तो टीचर भी सोचती थी, वो इतनी अच्छी टीचर नहीं थी, तो वो टीचर भी सोचती थी कि ये बच्चा जानबूझ के लाइक लेजी हो रहा है, या जानबूझ के एडीएचडी का बहुत जल्दी लेबल लग जाता है, वो करने की कोशिश कर रहा है। पर वो ऐसा नहीं था वो। और उसको किसी ने ऐसा कहा भी नहीं था कि बच्चे तुमको इतनी धीरे धीरे परफेक्टली ध्यान से मेथोडिकली तुमको करना है। तो वो था ही ऐसा। वो हर चीज बहुत धीरे धीरे ध्यान से करता था, मतलब जैसे कि ना घुस के उसके अंदर। तो वो टीचर उसको अम, उसकी सेल्फ एस्टीम, मतलब वो उसको इतनी क्रिटिसाइज कर रही थी, उसको इतना नेगेटिव फीलिंग्स आनी शुरू हो गई थी कि वो बेचारा रोता हुआ जाता था, रोता हुआ वापस आता था। मेरे को मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। तो जब मुझे पता चला कि ये एक बड़ा रीजन है, तो मुझे पता नहीं, अपने अंदर से नॉलेज थी, या उस समय मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस हो चुके थे। तो मुझे अंदर से ऐसा आया कि नहीं, ये तुम्हारी शॉर्टकमिंग नहीं है, ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारा गिफ्ट है इस लाइफ में। पता नहीं तुम्हारा क्या पर्पस है, पर जो भी तुम पर्पस के लिए आए हो, ये ही एबिलिटी चाहिए तुमको कि तुम इसी तरह से काम करो। तो ये, इसको क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए इस, और पर इस चीज के साथ ये रेगुलर स्कूल में तो फिट नहीं हो सकता। तो बस उसने तो बोल दिया मेरे को स्कूल नहीं जाना, जाना ही नहीं है मुझे। अब तो यहाँ पे होम स्कूलिंग की ऑप्शन रहती है, लीगली ऑप्शन रहती है। तो कुछ पता नहीं था उसके बारे में, तो मैंने पता किया तो सुना कि होम स्कूलिंग होता है। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चे को इस ये कि बिल्कुल ही इसकी सेल्फ एस्टीम इतनी अपने बारे में इमेज इसकी गिर जाए, ये मैं नहीं होने दूंगी। कुछ भी है तो मैं इसकी होम स्कूलिंग एक्सप्लोर करूंगी। पर कुछ पता तो था नहीं कि होम स्कूलिंग होती क्या है, करते कैसे हैं।
कैसे करवानी चाहिए। मुझे भी अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, जो भी मैं उस समय चीज़ें कर रही थी वो सब चेंज करना पड़ेगा। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और कोई किसी की सपोर्ट भी नहीं थी कि कोई कहे हाँ जी तालियां मार के, तो रितु बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो मतलब सब लोग तो ये क्या, मतलब अगर मिलेगा तो क्रिटिसिज्म ही मिलेगा। बच्चे की जिंदगी खराब कर रही हो स्कूल में। अभी तक लोग ऐसा करते हैं ना एकदम से, तो कि अच्छा बच्चा की तो लाइफ खराब हो जाएगी। और तो खुद को भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने शुरू तो किया, पर क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था ठीक कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, उसकी बेचारे की जिंदगी तो मैं खराब नहीं कर रही हूँ, पर भेजना भी एक ऑप्शन नहीं है। तो अंदर बैठ के रोती थी मैं कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये ठीक स्टेप ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। तो वो कश्मकश उसके अंदर चलती थी। तो इसी प्रोसेस में एक दिन मेरे घर पे नॉक नॉक हुई। तो नॉर्मली हम जहाँ रहते हैं ऐसे आते ही नहीं है लोग। तो वो एक बंदा आया, ऐसे वैसे वाइट अमेरिकन था वो। कहते कि एक नेचर प्रिजर्व है, वहाँ के लिए उसकी प्रेजर्वेशन के लिए हम नॉन प्रॉफिट हैं, उसने नाम बताया। और उसके लिए हम डोनेशंस इकट्ठी करते हैं। तो अगर आप उसके लिए कोई डोनेशन देना चाहते हो। कभी सुना नहीं था, कभी ऐसा होता भी नहीं था, घर पे ऐसे कोई नॉक के लिए भी नहीं आते। और मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करती कि आप इस तरह रिएक्शन करो जैसे मैंने किया। बहुत गर्मी का दिन था ना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा था। और वो बंदे का दिख रहा था पसीना, और वो चल के आ रहा है, डोर टू डोर जा रहा है, मुझे ऐसा लगा। तो पता नहीं, जब मैंने खोला, वैसे तो कोई स्ट्रेंजर को हम घर पे अंदर ऐसे नहीं आने देते, पता नहीं क्यों मुझे इतना सेफ लगा वो बंदा। और मेरे अंदर से अपने आप से ही लगा, मैंने कहा हाँ मैं चेक लिख के देती हूँ। और मैंने उसको बोला तुम अंदर आके बैठो, तुम थोड़ा ठंडा पानी पी लो, कुछ तुम इतना चल रहे हो, कुछ स्नैक चाहिए तुमको। तो वो बड़ा खुश हुआ, वो अंदर आके बैठ गया। मैंने उसको पानी दिया और कुछ स्नैक दिया। मैं अंदर गई अपनी चेक बुक लेने के लिए। और मैं बाहर आके बैठी, तो जब मैं आके बैठी तो मेरे गुरुजी की मेरे लिविंग रूम में बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है। तो वो उसकी तरफ इस तरह से देख रहा है ना। तो मेरे से पूछते ये कौन है। तो मुझे तो कोई चाहिए। मेरी तो मेरी तो बदकिस्मत थी, कोई पूछता ही नहीं था मेरे से। तो क्योंकि गुरुजी ने मेरे को अकेले यहाँ डाल रखा था आइसोलेशन में। तो मैंने तो उनके बारे में बताना शुरू कर दिया। और ओ, पर मैं हैरान हो रही थी कि वो आदमी सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था। और इंटरैक्टिव भी, लाइक मेरे से क्वेश्चन और भी क्वेश्चन पूछ रहा था। मैं बहुत हैरान हो रही थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वाइट अमेरिकन को इंटरेस्ट होगा किसी और चीज में होगा, पर वो गुरुजी के बारे में पूछ रहा है। और क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, 23 साल तो शायद हो गए होंगे। तो उस समय इतनी कोई ऐसी अवेयरनेस भी नहीं थी ना। और जहाँ मैं रहती हूँ कोई इंडियंस भी नहीं रहते थे। तो ऐसी कोई अवेयरनेस भी नहीं थी जो आजकल है, यूट्यूब वगैरह भी नहीं होता था। तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इनका इतना इंटरेस्ट है। तो कहते हाँ मैं ना और भी जानना चाहता हूँ, कब आएंगे। तो मैंने कहा आते हैं, कभी कनाडा आते हैं, कभी यूएसए आते हैं, तो मुझे बताना। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दो, और मैं ना जब आपसे कनेक्शन मेरा रहेगा, आपको कोई और क्वेश्चंस वगैरह भी पूछने होंगे। तो लाइक ही वाज, जैसे जैसे वो मेरे को सुन रहे थे ना, मैं इतनी एक्साइटेड होके बोल रही थी। तो लाइक यू कुड सी कि वो बड़े खुश हो रहे थे सुन के ना, ऐसे नहीं कि आदमी सुन रहा है कि ये क्या बोल रही है, बट लाइक ही वॉज रियली अब्सॉर्बिंग इट। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो
उतनी देर में मैं चेक लिखने लगी, मेरे हाथ ऐसे। तो फिर वो अचानक से बोलता है, "कित्ते तुम अब अपने बेटे की होम स्कूलिंग कर रही हो ना? बहुत अच्छा है, इट्स सो गुड।" उसने मेरे को होम स्कूलिंग के बारे में कुछ-कुछ बातें बताई कि तुम बहुत अच्छा, तुमने ये स्टेप लिया है, ये जो डिसीज़न तुमने लिया है, तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये होम स्कूलिंग ही करना। तो मैंने बोला, "आपको होम स्कूलिंग का कैसे पता चला मेरे बेटे का?" तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक मैंने सोचा अपने मन में कि एक लिविंग रूम के दूसरे कोने में होम स्कूलिंग की बुक थी, तो शायद उन्होंने देखी होगी या उनको नज़र आ रही होगी। तो मेरा ध्यान ज़्यादा चेक लिखने में था। मैंने चेक लिख के उनको दे दिया। उन्होंने अपना नाम दिया और अपना ईमेल एड्रेस दिया, और फिर जब वो चले गए, मैंने कहा, "उनको कैसे मालूम?" मैं मेरा बेटा और बेटे की मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने वो शायद बुक, तो पर जब मैं वो बुक के पास गई, तो वो बुक अपसाइड डाउन थी। मैं लाइन की बुक लाई थी, अपसाइड डाउन थी, वो जहाँ से बैठे थे वो तो उनको दिखाई भी नहीं दे सकता था। तो मैंने फिर उनको ईमेल किया, और मैंने कहा वो टिप्स दे के गए हैं तो शायद उनको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो वो ईमेल रिटर्न हो गया मुझे कि नो सच ईमेल एड्रेस, रिटर्न आ जाता है। कहा ये कैसे हुआ? तो वो उन्होंने खुद ही लिखा था। तो मैंने फिर उस एजेंसी को कॉल किया, मेन नंबर पे कॉल किया कि उनके नाम, उस बंदे का नाम मैंने बोला कि उनसे बात करवा दो। तो बोलते, इस नाम का तो कोई बंदा है ही नहीं, आप बंदा ही नहीं है उस नाम का। पर मैंने कहा वो चेक तो लेके गए और चेक कैश हो गया था, पर उस नाम का ना तो वो बंदा है ना वो ईमेल एड्रेस। सो ऐसे तो और पर मुझे उन्होंने जिस तरह से बोला था, वो मेरे लाइफ की, मेरे बच्चे के लाइफ की पूरी वो डायरेक्शन एक नई हमको मिली, और मुझे बहुत कंफर्ट मिला, और मेरे डिसीजन पक्का बना कि मुझे होम स्कूलिंग ही करनी है। और आगे जाके उन्होंने, मेरे बेटे ने जो काम किया, उसमें एग्जैक्टली वही उनकी जो प्रिसिजन से काम करने की नेचर की जो थी, दैट वाज हिज गिफ्ट। और वही गिफ्ट उनके काम में, दैट इज एग्जैक्टली 100% दैट वाज नीडेड। और वो अगर स्कूल में होते, और वो टीचर के प्रेशर के, पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से वो गड़बड़ हो जाता, तो उनका पूरा लाइफ पर्पस डिरेल हो जाता। तो एंड दैट मेड हिज लाइफ। एंड सो तो कभी हमको रिकग्नाइज करने चाहिए इस तरह से कि सबका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। और मुझे थोड़ा-सा, मेरी एक व्यू पॉइंट है इस तरह से कि हम सब यूनिक हैं, हमारे डीएनए डिफरेंट है, हमारे फिंगरप्रिंट डिफरेंट है। अगर और मुझे पता चला, साइंस बुक से मुझे पता चला कि जब स्नो पड़ती है, तो कितने स्नोफ्लेक्स होते हैं, अनगिनत स्नोफ्लेक्स होते हैं 1 घंटे की स्नोफॉल के अंदर। तो साइंस बुक हमें बताती है कि हर स्नोफ्लेक यूनिक होता है। मुझे वो तो मैं भूल ही नहीं पाई बात, कि जब ये परमात्मा है, एक-एक स्नोफ्लेक, मतलब इतने, एक 1 स्क्वायर फुट के एरिया में अनगिनत स्नोफ्लेक्स पड़ते हैं, जो हमें नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते। उसको आप, साइंटिस्ट जब माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, एवरी स्नोफ्लेक इज यूनिक। तो जब स्नोफ्लेक यूनिक हो सकते हैं, तो हम इतने बड़े जीते जागते बंदे, वी आर ऑल यूनिक। और हम अपने पिछले जन्मों के सब डिवाइन इंटेलिजेंस लेके आए हैं, एक बैंक अकाउंट उसका लेके आए हैं।
तो हम हमारी टाइमलाइन यूनिक है, हमारा लाइफ पर्पस यूनिक है, हमारे गिफ्ट्स यूनिक हैं। तो इस मामले में मैं कहूँगी, आपने पहली बात जो बोली थी, हम सभी एंजल्स हैं एक दूसरे की लाइफ में। एक दूसरे की लाइफ में आप मेरे लिए एंजल हैं, अपनी होती तो गुरुजी ने जो भविष्यवाणी करी कि तुझे पब्लिक में बोलना है, तो मैं हिंदी में तो ना बोल रही होती। तो सभी यूनिक गिफ्ट्स लेके आए हैं और सबका टाइमलाइन अलग है। तो मुझे बहुत आपके दर्शकों के मैसेजेस भी आए, हमको तो ऐसा नहीं हो रहा है, हम इतने सालों से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो हर एक का हर चीज़ में टाइमलाइन अलग है। अगर आप वो समर्पण कर दें, अगर आप बस छोड़ दें उसको कि मुझे जो बताया गया है, जो मुझे समझ में आ रहा है, कि इंग्लिश में जैसे मैं बोलती हूँ, व्हाट यू नो विद व्हाट यू हैव विद वेयर यू आर, आप वहीं से कर सकते हो ना, उतना ही कर सकते हो। तो आप बस वो करते रहो, बाकी अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे छोड़ दें। उसका आप है, आपका हर चीज़ का टाइमलाइन है। और हो सकता है आप बिल्कुल 99.9 पे हो और आपको दिखाई नहीं दे रहा, और आपको 1.1 ही चाहिए ना, वो अचानक से आ जाएगा। तो घबराएं नहीं। आप इसके इस बात के थ्रू जो कुछ मुझे मैसेजेस आए हैं उसका भी ये जवाब है। पर गुरुजी हैं तो वो अपने टाइमलाइन से इस तरह से उन्होंने अलग अलग रूपों में वो आए हैं, और मार्गदर्शन किया है। मैं इतना सब कुछ सुनने के बाद केवल इतना ही बोल पाऊंगी तो दीदी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इतने प्यारे गुरु आपको मिले इस जीवन के पूरे जर्नी में, आपको जो आपका हाथ पकड़कर आपको चला रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं आप। और नमन है दिल से ऐसे महान गुरु को जो मतलब जिन्होंने अगर आपको शिष्य के रूप में चुना है तो वो अपना पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं कि शिष्य जब पुकारेगा, वो बच्चा जब बुलाएगा, मुझे वहां हाजिर होना है। चाहे रूप बदल कर आए या किसी के थ्रू मदद करवाएं, पर वो हर पल आपको सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और आपके पास आ जाते हैं आपको गाइडेंस करने के लिए। चाहे आपके बच्चे के केस में हुआ, मदर के केस में हुआ, आपके खुद के केसेस में कई बार हुआ। तो मतलब सुन के जस्ट एक वर्ड निकलता है कि वाह, ऐसा भी होता है ना। कितना अच्छा लगता है। होता और है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे प्यारी बात रही कि इतने महान गुरु के बारे में अब तक हमें पता ही नहीं था। आपके जरिए कम से कम इतने प्यारे गुरु जी के बारे में हमें पता तो लगा कि ऐसे भी गुरु एग्जिस्ट करते हैं। उनकी एनर्जी तो है ना, हमारे साथ कनेक्ट है। हमने 2 बार मेडिटेशन सेशन किया और बहुत प्यारा, मतलब गाइडेड मेडिटेशन था, अद्भुत जिसको बोलते हैं। लेकिन पता नहीं, शायद गुरु जी नहीं चाहते थे कि वो गाइडेड मेडिटेशन पब्लिक हो या क्या हो, मुझे नहीं समझ में आया। पहली बार तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सेकंड टाइम मैंने रिकॉर्ड किया तो उसमें कुछ इश्यू हो गया, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वो जो गुरुओं के गुरु होते हैं, जी। बिल्कुल यही किस्सा नीम करोली बाबा के साथ था, जो उनकी बुक में मैंने पढ़ा कि उनके एक शिष्य ने कहा कि ये सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हाँ। आपके बारे में आप क्यों नहीं दुनिया को बताते हो। तो उन्होंने चुपके से खुद ही सारी बुक लिख दी उनकी ना, और पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट लेके आए, और नीम करोली बाबा के सामने उनकी परमिशन, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि आप इस पे हाथ रख दें, उसके बाद मैं पब्लिश कराऊंगा। और बड़ी खुशी के साथ आए कि मुझे बहुत वाहवाही मिलेगी। और उस समय उनके सामने अग्नि जल रही थी, वो अंगीठी जलती है ना, जिसमें सर्दी का, क्योंकि नैनीताल का है। तो गुरुजी ने वो पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट लिया और वो अग्नि में डाल दिया। तो तो बिल्कुल मेरे गुरुजी का डिट्टो वही महाराज जी का। गुरुजी के वो कुछ अपने बारे में दुनिया को बताना ही नहीं चाहते थे, कि नहीं आना चाहिए। वो कहते थे कि उनका एक बाल भी नहीं बचेगा उनके बॉडी पर, अगर लोगों को पता चल गया कि क्या शक्तियां हैं उनकी। तो कुछ लोग कहते कि मेरे को दुनिया, मुझे क्वांटिटी नहीं, मुझे गिनती नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी के, बेशक 2-4 लोग हों, पर जो पूर्ण श्रद्धावान हैं,
वो ही मुझे चाहिए, मुझे भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। वो बल्कि छांटते थे, अगर भीड़ आ भी जाती थी तो ऐसे ऐसे मजेदार किस्से हैं उनके, तो वो कैसे भीड़ को छांट देते थे। तो ऐसे गुरु जो होते हैं वो क्या चिरंजीवी जैसे हनुमान जी हैं, वो कभी भी विलीन नहीं होते। तो वो बैकग्राउंड में हमेशा, जब तक सृष्टि रहेगी, जैसे हमारे हनुमान जी जब तक सृष्टि है वो हैं, उसी तरह से अम, बाबा मोहनदास जी हैं। तो उन्होंने कभी परमिशन नहीं दी। जो उन्होंने यूट्यूब पर डाला, वो खुद अपनी महासमाधि लेने से पहले, जो पहले ही उन्होंने बता दिया था कि कब वो महासमाधि ले रहे हैं, उससे पहले 2-3 साल पहले उन्होंने खुद ही जो यूट्यूब पे वीडियोस डाले, वही अलाउड थे। कुछ उनके शिष्य थे जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स करी थी, और वो अपनी तरफ से डालना चाहते थे गुरुजी की परमिशन के बगैर। और वो टेक्निक आईटी के लोग थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने जी जान से कोशिश कर ली, वो कभी अपलोड ही नहीं कर पाए, वो कभी डाल ही नहीं पाए। तो गुरुजी के परमिशन के बगैर उनके बारे में कोई जान नहीं सकता था। सब गुरु कृपा है। हम मैं अपने आप को कुछ इस काबिल नहीं समझती हूँ, पर गुरु जी ही सारे तार जोड़ रहे हैं। और ये गुरु की इच्छा होगी तो ये सब तार जुड़े रहें सारे आपको, सब दर्शकों को, जितने भी कमेंट्स करते हैं, देखते हैं, मैसेजेस भेजे हैं, मेरे हृदय से सबको आभार और बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।